ओके, गुड मॉर्निंग। कल लास्ट क्लास में हमने बात की थी थ्योरी ऑफ कॉलम की। थ्योरी से हमने रिलेटेड सारी चीजें कंप्लीट कर ली थी। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमने देख लिए थे। एक्चुअली प्रैक्टिकली किस तरह से थ्योरी ऑफ कॉलम में जो बेसिकली कॉलम होते हैं उनकी डेफिनेशन क्या होती है। स्टड एक फैमिली है, उसी में से एक पार्ट होता है कॉलम का। तो कॉलम के लिए नेसेसरी कंडीशन जल्दी से लिख दीजिए। कॉलम के लिए नेसेसरी कंडीशंस क्या क्या होती हैं। फर्स्ट वन इज दी वर्टिकल स्ट्रक्चर मेंबर, यस। सेकंड वन इज दी कंप्रेसिव फोर्स, यस। एंड थर्ड वन इज दी, थर्ड क्या होगा, सपोर्ट कैसे होते हैं, फिक्स्ड। वेरी गुड। तो फिक्स्ड सपोर्ट, ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। कॉलम ये नहीं कहलाया जाता है इंजीनियरिंग लैंग्वेज में, कॉलम ये नहीं कहलाया जाएगा। दिस इज नॉट द कॉलम, दिस इज दी, ये क्या है, इसका नाम क्या है, दोनों फिक्स हैं। कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है, इसका नाम क्या है बताइए, स्टड। सिंपल, ठीक है। ये मेरा कॉलम नहीं है, ठीक है। एक्चुअल में जो कॉलम हम वर्ड यूज कर रहे हैं पूरे चैप्टर में, वो कॉलम हम यूज कर रहे हैं पूरी फैमिली को। पूरी फैमिली मतलब स्टड की पूरी फैमिली जितनी भी है, सबको हम कॉलम बोल के काम कर रहे हैं। बट इंजीनियरिंग लैंग्वेज में सिर्फ और सिर्फ ये हमारा कॉलम होता है, सिर्फ और सिर्फ ये हमारा कॉलम होता है। अगर आपसे कॉलम की डेफिनेशन पूछी जाएगी तो दिस इज द डेफिनेशन। क्लियर? चलिए, अब हम एक्चुअली मैंने यहाँ राइटअप वगैरह नहीं किया हुआ है, तो प्लीज आप क्वेश्चन लिखिएगा, ठीक है, फिर उसको सॉल्व करते हैं। ठीक, गुड। चलिए, तो क्वेश्चन लिखिएगा। सबसे पहला एक सिंपल क्वेश्चन की तरफ से चलते हैं, ठीक है। लिखिएगा, कैलकुलेट द सेफ कंप्रेसिव लोड। थ्योरी ऑफ कॉलम से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम एसेंट्रिसिटी पे चलेंगे, फिर स्प्रिंग पर। कैलकुलेट द सेफ कंप्रेसिव लोड on a hollow steel column. Calculate the safe compressive load on a hollow steel column of external and internal diameter of external and internal diameter of external and internal diameter 250 mm and 150 mm respectively. 250 mm and 150 mm respectively. Full stop. The column is 7.5 meter long. The column is 7.5 meter long with one end fix and 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 other and hinged. Other END and hinged. One end fixed and other end hinged. Full stop. Take FOS equal to 4. Take FOS factor of safety equal to 4 and ES equal to ES समझ रहे हो ना, इंजीनियर सक्सेस नहीं, ES, ठीक है। ES equal to 2 into 10 to the 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। E सफिक्स में एक्स स्टील का, 2 into 10 to the 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक, चलो क्वेश्चन है कुछ ये, ठीक है। वर्डिंग आपके पास है, मैं सिर्फ फिगर बना रहा हूं यहाँ पर। ये है आउटर और ये है इनर डायमीटर। कितना कितना दे रखा है, दिस इज दी 250 mm। ये जो आउटर है दिस इज 250 mm। एक होलो है ना, तो ये होलो में यहाँ पर ये होलो है कितने का, 150 mm का। तो ये दे रखा है आपको 150 mm। तो ये वाला जो पार्ट है ये सॉलिड दिख रहा होगा आपको, ये वाला जो पार्ट है ये आपको सॉलिड दिख रहा होगा ऐसे। अब एक्चुअल में क्या हो रहा होगा सोचिएगा, एक्चुअल में क्या हो रहा होगा, ये चीज हमारी ऐसी है, ठीक है। एक्चुअल में ये चीज हमारी ऐसी है और अब इस पर एक कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है। अब यार प्लीज ये सोचिएगा, कंप्रेसिव फोर्स ऐसे लग रहा है, इसका मतलब वो होलो पार्ट में एयर में लग रहा होगा, नहीं। जब भी कभी भी इस तरह से कंप्रेसिव फोर्स को सोचोगे क्या मानोगे, हमेशा मैंने बताया हुआ है, जब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन भी करवाए थे, कि हम हमेशा क्या मानते हैं, एक थिन सेक्शन की प्लेट, और अगर रियल में रखनी है तो रियल में रखो, इमेजिनेशन में रखनी है तो इमेजिनेशन में रखो। मतलब ये जो फोर्स है ये इस प्लेट के सेंट्रोइड पर लग रहा है, ये जो फोर्स है इस प्लेट के सेंट्रोइड पर लग रहा है। पता लगा एयर में लगा दो और कहो कि सर इसमें तो स्ट्रेस ही नहीं है क्योंकि सर ये तो होलो है, ऐसा कुछ नहीं है,
ठीक है, यहाँ पर ये प्लेट ऐसे मान ली, अब जब फोर्स लगाओगे तो ऑब्वियस है इसी पर तो ट्रांसमिट हो रहा है ना, जो इस सॉलिड पार्ट है, जो इधर वाले सॉलिड पार्ट है इन्हीं पर तो ट्रांसमिट हो रहा है ना। ठीक है, तो चलो यहाँ तक की बात हो गई। अब उम्मीद है आपने किसी ने आंसर निकाल भी लिया होगा, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं था। इसमें क्या किया हुआ है, इधर वाले को हमने मान लीजिए फिक्स किया हुआ है इस एंड को, और इस वाले एंड को हमने क्या किया हुआ है, हिंज किया हुआ है। मैंने प्रैक्टिकली हिंज कैसे किया जाता है वो समझा रखा है, इसको हिंज किया हुआ है। तो एल ई इफेक्टिव लेंथ कितनी होगी, एल वाई रूट टू, एल कितना दे रखा है 7.5 मीटर, वाई रूट टू, तो एक ही यूनिट में लेके चलना, या तो मीटर या एमएम। तो चलो इसे एमएम में कर लो, क्योंकि आई जो है वो हमारा एमएम में रहेगा, डायमीटर दे रखे हैं ना। तो 7.5 मतलब 7 ये हो गया रूट टू, दिस इज दी एल ई। चलो भाई एल ई हो गई। अब हमें निकालना क्या है, हमें भाई निकालना क्या था, सीएफ कंप्रेसिव लोड, एम पीई। तो पीई जो है सेफ कंप्रेसिव लोड, मतलब ये मेरा सेफ है, तो एक तरह से मुझे क्या निकालना है, क्रिटिकल कंडीशन। अब यार ये मत सोचना कि मैं सेफ और क्रिटिकल को एक साथ लिख रहा हूं, ये वर्ड्स लिमिट है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट वो लिमिट है जिस पर ये सेफ्टी अपनी खो देगा। ठीक है, तो यहां पर क्रिटिकल कंडीशन की बात कर रहा हूं, मैक्सिमम सेफ या मिनिमम क्रिटिकल, है ना। तो ये क्या है मेरा, यूलर फॉर्मूले के हिसाब से ई आई मिनिमम अपॉन एल ई स्क्वायर, यहाँ ई एस ये था मेरा स्टील का ई। ठीक है, ये दिया हुआ है। साथ ही ये देखना, अभी आंसर में अभी हम बात करेंगे आगे, पाई स्क्वायर ई आई ई एस इंटू आई मिनिमम अपॉन एल ई स्क्वायर। एल ई की वैल्यू आपने निकाल ली है, आई मिनिमम क्या होगा, आई मिनिमम होता है क्रॉस सेक्शन का सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया। अब क्रॉस सेक्शन का सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया कहां से निकलेगा, जो इसका क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है। और ये मैंने आपको पहले ही टेबल फॉर्म में समझा रखा है, याद करो टेबल, वो जब होलो का समझाया था तो क्या था, पाई बाई 64 डी आउट की पावर 4 माइनस डी इन की पावर 4, ये सब कुछ लिखवाया हुआ है। तो पाई बाई 64 डी आउट कितना हो जाएगा 250 mm। ठीक है, ये थोड़ी कैलकुलेशन है, ये आपका जिम्मा है भाई। ठीक है, 150 mm का इसकी पावर 4, इसको कैलकुलेट करोगे कुछ आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, ये वैल्यू उसमें पुट कर दो, PE1 की वैल्यू बताओ मुझे, PE1 की वैल्यू कितनी आ रही है, उसके बाद मैं FOS के बारे में समझाऊंगा। पहले PE1 निकाल लो, कितना आ रहा है PE1, कैलकुलेशन भाई देखो आपका पार्ट रहेगा, एमएम है तो एमएम में ही लेके चलना। ठीक है, ईएस भी हमने एमएम में ले रखा है, 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। दो यार आंसर निकाल के दो भाई, कैलकुलेशन में जितना टाइम लोगे उतना आपका नुकसान है। आया, अरे वाह, 11,682 11.71, बहुत बढ़िया। 11.71 इंटू 10⁶ न्यूटन, 11.71 इंटू 10⁶ न्यूटन। मनीषा जी आपका जो आंसर आ रहा है 11,682, ये किस में आ रहा है, किलो न्यूटन या सिंपल न्यूटन या क्या आ रहा है। ठीक है, हाँ वेरी गुड। ठीक, तो 11.71 इंटू 10⁶, नहीं यार ऐसे कैसे, 10⁶, आई थिंक ये आएगा इसका आंसर। देखो 10 में गलती है या नहीं, 10⁶ आ रहा है ना, मतलब ये 11,682 किलो न्यूटन होना चाहिए क्या, एक बार जल्दी से चेक करके बताओ। 10⁶ आ रहा है ना, ठीक है 11.71, तो जो आपके ऋतिक ये आंसर आ रहा है वो थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। ठीक है शुभम जी आपका भी थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, 11.71 इंटू 10⁶ न्यूटन, या फिर 11,716 या 682 किलो न्यूटन। ठीक है, थोड़ा सा यूनिट में ध्यान देना। तो ये हमारे पास आ रही है वैल्यू 11.71 इंटू 10⁶ न्यूटन। ठीक है, अब यहां पर ये आंसर एनएटी टाइप में लिख के छोड़ मत देना कि पता लगा एनएटी में आपको यहाँ पर ये फिल करना हो, 11.71 कर दिया, 10⁶ उन्होंने पहले दे रखा है, आंसर आ गया। नहीं, आपको अगर एफओएस दिया हुआ है, मैंने आपको पूरी सोम में पहले से ही बोला है,
अगर एफओएस नहीं दिया हुआ है तो 1 मान के चलोगे, काम खत्म, कोई मतलब नहीं है हमें एफओएस से, फैक्टर ऑफ सेफ्टी से, रियलिटी से कोई मतलब नहीं है। बट अगर एफओएस दे रखा है तो भैया रियलिटी से मतलब है, एफओएस का यूज करोगे। तो अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया हुआ है तो मेरे पास सेफ कंडीशन क्या है, मेरे पास सेफ कंडीशन है ये, थ्योरेटिकल सेफ है मेरे पास ये। अगर थ्योरेटिकल सेफ ये है तो रियल सेफ मेरा इससे कम होगा या ज्यादा, पहले ये सेंस ले लिया करो अपने माइंड में कि अगर मेरे पास थ्योरेटिकल सेफ इतना न्यूटन है, मान लीजिए 100 न्यूटन मेरा थ्योरेटिकल सेफ है, थ्योरेटिकल सेफ, तो मेरा रियल सेफ कितना होगा, रियल सेफ मैक्सिमम कितना होगा, इससे कम, यस ज्यादा होगा। सोचो यार, इससे ज्यादा होगा रियल सेफ, रियल सेफ इससे ज्यादा होगा। थ्योरेटिकल सेफ मतलब सारी प्रैक्टिकल कंडीशन को मैंने आइडियल मान लिया, तो थ्योरेटिकल सेफ मेरा कितना आ रहा है, थ्योरेटिकल सेफ मेरा कितना आ रहा है 100 न्यूटन। ये मेरा क्रिटिकल है आइडियल कंडीशंस में, जब ये एकदम परफेक्ट है, लोडिंग स्टैटिक है, सब कुछ परफेक्ट है, हिंज अपने अच्छे से काम कर रहा है, ये अपने अच्छे से काम कर रहा है, आंसर एकदम परफेक्ट आ रहा है 100 न्यूटन। तो अब जरा सोचो अगर ये रियल सेंस में काम कर रहा है, रियल सेंस में कैसे कि हिंज थोड़ा सा रुक रुका के काम कर रहा है, ठीक है, डायनेमिक लोडिंग लग गई, मतलब कि रियल सेंस अगर आ रहा है तो रियल सेंस में ये जो है ये 100 न्यूटन से ज्यादा पर फेल होगा, है ना, इससे कम पर ही तो होगा ना। तो जैसे ही मैंने ये बोला ना इससे कम पर होगा, तो आप ये सोचो कि एफओएस के डिवाइड करोगे या मल्टीप्लिकेशन, और एफओएस हमेशा किससे ज्यादा होगा, एफओएस फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमेशा 1 से ज्यादा होता है, ठीक है, एफओएस हमेशा 1 से ज्यादा होता है। तो ऑब्वियस है क्या होगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर 1 से ज्यादा हमने ले रखा है तो यहां पर हम PE1, पीई एक्चुअल में क्रिटिकल जो हमारे पास आया है PE1 क्रिटिकल या पीई क्रिटिकल जिसे हमने बोला है, पीई क्रिटिकल ये आया है, तो हमारे पास पीई रियल, रियल में क्रिटिकल क्या होना चाहिए, पीई क्रिटिकल आइडियल वाला डिवाइडेड बाई एफओएस, पीई क्रिटिकल आइडियल वाला डिवाइडेड बाई एफओएस, ठीक है, क्योंकि पीई रियल, पीई क्रिटिकल आइडियल वाले का मीनिंग क्या है, आप याद करो, आपने ये तो पढ़ा हुआ है ना, सिग्मा परमिसिबल इक्वल टू सिग्मा फेलियर अपॉन एफओएस, ये तो याद है, बस यहीं से आपको इस सेंस को समझना है। सिग्मा परमिसिबल मतलब जो रियल में देंगे हम, तो मतलब पीई रियल वाला, सिग्मा फेलियर मतलब जो मेरी आइडियल में फेलियर वाली कंडीशन होती है, मतलब यील्डिंग जिसे हम बोलते थे, तो यहां पर वो क्या है, बी क्रिटिकल है, डिवाइडेड बाई एफओएस, डिवाइडेड बाई एफओएस, सिंपल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा हमारा 2.9275, 2.9275, ठीक है। तो जो आपको एक्चुअल आंसर चाहिए पीई एक्चुअल वो है 2.9275 इंटू 10⁶ न्यूटन, ठीक है। एफएस 4 दे रखा है ना, 4 से डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया, ठीक है। ओके, चलें फिर आगे, यहां तक कंप्लीट हो गया, वेरी गुड मीनाक्षी, यहां पर कंप्लीट, आगे चलें, ठीक। लिखिएगा, क्वेश्चन लिखिएगा, डिटरमाइन द सेफ लोड। मैं इस क्वेश्चन में एक अपना फायदा लेके चल रहा हूं, ठीक है। मैंने अभी तक आपको ये एक्चुअली इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में होता है आपका, ठीक है, बट फिर भी उसको रिकैप्चुलेट करवाऊंगा इस क्वेश्चन में। क्या लिखेगा, डिटरमाइन द सेफ लोड फॉर ए कॉलम, डिटरमाइन सेफ लोड फॉर ए कॉलम ऑफ, डिटरमाइन सेफ लोड फॉर ए कॉलम ऑफ टी सेक्शन ऑफ टी फॉर तमिलनाडु, टी सेक्शन एज शोन इन द फिगर of length of 8 meter, of length of 8 meter, full stop. The column is fixed at, the column is fixed at, the column is fixed at bottom and hinged at top, the column is fixed at bottom and hinged at top, and hinged at top, full stop. Take FOS equal to 3, take FOS equal to 3 and ES equal to 2 into 10⁵ Newton per mm square and E equal to 2 into 10⁵ Newton per mm square. क्लियर, चलिए तो इसका हम डायग्राम बना लेते हैं पहले। ठीक है, एक टी सेक्शन है, मतलब क्रॉस सेक्शन उसका टी है, जिसकी वैल्यू रखी है 120, ठीक है, जिसकी वैल्यू दे रखे हैं यहाँ पर, ये दे रखा है 100 mm, ये दे रखा है 20 mm,
अब देखते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आपको याद है या नहीं ये चीज। 150 mm एंड 20 mm, ये जो रखा है 150 mm यहां से यहां तक, और ये है 20 mm। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब आप समझ सकते हो कि जो हमारे पास क्रॉस सेक्शन है वो कुछ भी हो सकते हैं, है ना। ये हमारे पास क्रॉस सेक्शन कुछ भी हो सकते हैं। मेन चीज क्या है, कंप्रेसिव है। ये जो है ये बॉडी ऐसे लगी हुई है, ठीक है। ये बॉडी कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है। ये बॉडी यहाँ पर ऐसे जा रही है, ठीक है, दिख रहा है। ठीक, इस पर क्या कर दिया मैंने, इसे फिक्स। नीचे वाला एंड हो गया फिक्स, ऊपर वाला क्या कर दिया, हिंज। ठीक है, ऊपर वाला कर दिया हिंज। अब नीचे वाला फिक्स, ऊपर वाला हिंज, क्या लगा रखा है, पी फोर्स। कहां से बैंड होगा, कहां से बैंड होगा, कहां से बैंड होगा, न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट। तो न्यूट्रल एक्सिस मान लीजिए यहां से कहीं से जा रही है, न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट बैंड होगा। ठीक है, जो हमारी न्यूट्रल फाइबर होती है उसके अबाउट बैंड होगा। ठीक है, कौन सी वैल्यू होगी वो, उसके लिए आप क्या निकालोगे, आई की वैल्यू। ठीक है, आई कैसे निकालोगे, आई कैसे निकालोगे, मैंने आपको ये चीज समझा भी रखी है कि आई को किस तरह से निकालना होता है, बताइए। मैंने आपको पहले भी बताया था ये चीज, आई कैसे निकालते हैं। ठीक है, जल्दी से निकाल के और आंसर दीजिए मुझे। मैंने आपको पहले भी हिंट दिया हुआ है, इसीलिए मैं कह रहा हूं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में भी ये चीजें पढ़ते हैं आप। सेंट्रोइड की डिस्टेंस कैसे निकाली जाती है, कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाता है। पहले मुझे आई एक्स एंड आई वाई देखेगा, कौन से वाले में ये जाएगा, फेल होगा। एक तो ये वाली होगी न्यूट्रल एक्सिस, और दूसरी कौन सी होगी, दूसरी होगी ये वाली। ठीक है, ये इसको एक्स एक्स मान लो तो इसको वाई वाई मान लो। तो अब ये बताइएगा वाई वाई में फेल होगा, एक्स एक्स में फेल होगा। जल्दी से आंसर दीजिए, वाई वाई में फेल होगा या एक्स एक्स में फेल होगा। थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं आपको। आई की वैल्यू कैसे निकालते हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से पूरा एक चैप्टर पढ़ते हो आप। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ी हुई है नहीं, पहले तो ये बता दो यार, पता लगा मैं बस सोच ही रहा हूँ कि आपने, आपको ये आता है। पहले ये तो बता दो पढ़ी है या नहीं पढ़ी है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। आई थिंक पढ़ी है आप सबने शायद, मैं यहाँ नाम देख के सोच मतलब बता सकता हूँ, शायद पढ़ी हुई है आपने। अरे कुछ तो लिख दो यार, कैलकुलेशन में इतने बिजी हो रखे हो। अच्छा नहीं, कुछ 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 कुछ, अच्छा ओके। ओके ठीक है, चलो इसका मतलब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स भी आप पढ़ेंगे। ठीक है, अगर नहीं पढ़ी है तो ठीक, और अगर नहीं पढ़ी है तो यार फिर दिक्कत हो जाएगी। आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम आती नहीं होगी फिर, क्लास की याद है जो आपने कॉलेज टाइम पे पढ़ी थी, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या थी कि आई फॉर दैट पर्टिकुलर सेक्शन के सेंट्रोइड के हिसाब से प्लस ए इंटू वाई बार स्क्वायर, प्लस ए इंटू वाई बार स्क्वायर। याद आ रहा है कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर चलो भाई, अगर ऐसी बात है तो मैं सोच रहा था कि आपको मैं वो वाली जो चीजें यहाँ रिकैप्चुलेट करा लूंगा तो फायदा हो जाएगा आपका। चलो कोई नहीं, आप एक काम करो, अगर ऐसा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है तो सबसे पहले इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की हेल्प से, मतलब ये चीजें हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में ज्यादा पढ़ते हैं, इसीलिए मैं इन चीजों को वहां से रिलेट करते हुए लेके चल रहा था कि आपको यहाँ पहले निकालना होता है वाई बार एक्चुअल वाला पूरी बॉडी का। देखो समझो इस चीज को, थोड़ा टाइम जाएगा मैं मानता हूँ, ठीक है, अब थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम जाएगा, 5 से 10 मिनट एक्स्ट्रा, कोई बात नहीं, ठीक है, बट इस चीज को हम समझ लेते हैं यहाँ पर भी। क्या एक होता है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ अकेला होता, तो सिर्फ और सिर्फ ये जो ये आपको इस ग्रीन कलर में दिखा रखा है अकेला होता तो ये कैसे जाता, अगर ये सिर्फ अकेला पार्ट होता तो कैसे जाता। तो यहाँ पर या तो ये इसके अबाउट जाता या इसके अबाउट जाता। आपने कल समझ लिया था कि किसके अबाउट जाएगा, ये हमारा इसके अबाउट जाएगा ऐसे। अगर मैं इसे वाई वाई बोलता हूं तो ये वाई वाई के अबाउट जाएगा, क्यों, क्योंकि वाई वाई के अबाउट मेरा सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया क्या है, मेरा कम है, इसका मतलब आई मिनिमम देगा मुझे, और इसी वजह से ये इसके अबाउट ऐसे डिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, डिफ्लेक्ट मतलब बकल होगा, क्लियर है।
तो यहाँ पर अगर ऐसे लग रहा होता तो ये सिंपल हमारा कैलकुलेशन हो जाता, आई मिनिमम की वैल्यू निकल जाती, काम खत्म हो जाता। बट मेन चीज क्या हो रही है यहाँ पर कि ये चीज सिर्फ और सिर्फ यही नहीं है, इसके साथ ये वाला पार्ट और जुड़ गया है। ठीक है, इसके साथ बैक साइड में ये वाला पार्ट और जुड़ गया है, इस तरह से ये पार्ट और जुड़ गया है। मतलब ये चीज इसको थोड़ा तो हेल्प कर रही होगी ना। जब ये चीज ऐसे बकल हो रही होगी तो अब ये वाली चीज तो बकल नहीं होना चाहिए ना इस डायरेक्शन में। इसका जो बकलिंग है वो इस डायरेक्शन में जाएगा, समझ रहे हो? इसका बकलिंग ऐसे जाएगा ना कि ऐसे जाएगा। तो टी सेक्शन में हम क्या कर रहे हैं, हम टी सेक्शन में एक तरह से आई को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, जो मोमेंट ऑफ एरिया, सॉरी सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया है उसे हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब ई आई मिनिमम को हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं पूरे बॉडी का। अगर ये सिर्फ अकेला होता तो ऐसे जाता, बट अगर इसमें हम एक प्लेट भी लगा देना ऐसी, तो वो क्या करेगा, वो इस डायरेक्शन में बकलिंग को रोकेगा। समझ रहे हो, इस डायरेक्शन में बकलिंग को रोकेगा जिस डायरेक्शन में जाना चाह रहा था। तो हम फायदा उठा रहे हैं टी सेक्शन का कि बकलिंग में टी सेक्शन की थोड़ी सी कैपेसिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू स्क्वायर सेक्शन। तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकली समझ में आया कि यहां अगर हम टी सेक्शन लेंगे तो उसकी बकलिंग टेंडेंसी थोड़ी कम होगी एज कंपेयर टू स्क्वायर सेक्शन। यस और नो, क्लियर हो गया? ऐसे ही मेरी आई सेक्शन की बकलिंग ज्यादा होगी या कम, सोचो जरा, आई सेक्शन के बारे में भी सोचो। आई सेक्शन की बकलिंग भी क्या होगी, कम या ज्यादा? मतलब उसके लिए पीई क्या होना चाहिए, उसके लिए पीई और ज्यादा होना चाहिए, है कि नहीं? समझ में आ गया कैसे हम सोचते हैं? इसी तरह से स्क्वायर 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 को अलग सोचो, आई के बारे में सोचो किस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, अगर मेरे स्क्वायर सेक्शंस में ऐसे पैरेलली कनेक्ट कर दूं, ऐसे स्क्वायर सेक्शंस अगर ऐसे पैरेलली कनेक्ट कर दूं कि इसके साथ में फिर ये वाला कनेक्ट कर दिया ऐसे, इसके साथ में फिर ये वाला कनेक्ट कर दिया ऐसे, अब बताइए इसकी बकलिंग ज्यादा जल्दी होगी या इस वन की बकलिंग ज्यादा जल्दी होगी? इस टोटल की बकलिंग ज्यादा होगी या इस वन की बकलिंग ज्यादा होगी? जल्दी से आंसर दो। इस टोटल की बकलिंग ज्यादा होगी या इस वन की बकलिंग ज्यादा होगी? वन की बकलिंग, वन की बकलिंग ज्यादा होगी। क्यों क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे पास जो आई है, हमारे पास जो आई है अभी भी कौन सा है, यही वाला हमारा फेलियर की कंडीशन में, ये वाला हमारा अभी भी फेलियर की कंडीशन में। और इसमें क्या होता है, जो हमारे पास ये है, ठीक है, इंटू डी क्यूब, इंटू डी क्यूब, तो डी तो हमारे पास सेम था बट बी क्या हो गया, बढ़ गया है। तो ये कैपेसिटी हमारी इंक्रीज कर रही है, ये कैपेसिटी हमारी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। बी डी क्यूब बाई 12 ज्यादा हो रखा है। ठीक है, बात सेंस समझ में आ रहा है? बीडी क्यूब बाई 12 क्या है हमारे पास, ज्यादा हो रखा है क्योंकि बी बढ़ चुका है, बी बढ़ चुका है। ठीक है, इस वजह से मेरा ई आई मिनिमम क्या है, बढ़ चुका है, तो मेरा पीई क्या होगा, बढ़ेगा। यहाँ स्टूडेंट थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए मैंने ये वाली चीज बताई है आपको। आप ये सोचोगे कि नहीं सर इसमें बकलिंग ज्यादा कम होगी एज कंपेयर टू दिस क्योंकि ये सर फ्लैट ज्यादा होता जा रहा है। नहीं भाई, थोड़ा समझो, इन फॉर्मुलेज का भी यूज करना सीखो। ठीक है, समझ में आ गया दोनों प्रैक्टिकल चीजें? चलिए अब हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है, जो लेके चल रहे थे। ठीक, चलो चलते हैं। देखो यहां पर क्या होगा, यहां पर सबसे पहले अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका वाई बार कहां होगा, इसका वाई बार होगा 75 पर। पहले आपने अगर इस ग्रीन वाले की बात करी तो इसका वाई बार कहां होगा, 75 पर, यहां से 75 पर। ठीक है, 150 दिख रहा है तो 75 होगा। बट मुझे 75 से अभी मतलब नहीं है, अभी मतलब होगा किसमें, पैरेलल एक्सिस थ्योरम में। अभी किससे मतलब है मुझे भी मतलब है इस वाले वाई बार से। दिस इज द वाई बार, दिस इज द वाई बार फॉर द होल सेक्शन। तो होल सेक्शन का वाई बार कैसे निकलेगा, जल्दी से आंसर दो। इसका वाई बार का फॉर्मूला होता है A1 Y1 बार प्लस A2 Y2 बार अपॉन में A1 प्लस A2। दिस इज द फॉर्मूला फ्रॉम द इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और फ्रॉम योर स्कूल डेज। ठीक है, कि ये हमारे पास टोटल क्रॉस सेक्शन का जो A इंटू वाई बार होता है वो हमारे पास इंडिविजुअल सेक्शंस के वाई बार, अगर वाई का मतलब है इस डायरेक्शन में, एक्स करते तो इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो इनकी जो वैल्यू है डिवाइडेड बाय टोटल एरिया, तो यहां से वैल्यू निकाल लो कितनी आ जाएगी, प्लीज यार कैलकुलेट करो जल्दी से। A1 कितना होगा, इसे 1 मान लो, इसे 2 मान लो, तो A1 कितना हो गया 150 इंटू 20। देखो ये सिर्फ और सिर्फ थ्योरी ऑफ कॉलम का ही मत सोच के चलना, ये कहीं पर भी क्वेश्चन लग सकता है आपका, पूरे गेट एग्जाम में आपके कहीं पर भी ये क्वेश्चन यूज किया जा सकता है, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को करवा रहा हूं यहाँ पर। तो 150 इंटू 20 अपॉन, सॉरी इंटू में y1 बार कितना है, y1 बार देखो ये वाला 75, y1 बार क्या है, इसका बार,
इसका सेंट्रोइड इस वाले का सिर्फ, तो y1 बार क्या है 75 प्लस में ये तो हो गया ये वाली चीज। a2 कितना है 100 इंटू 20, प्लीज कैलकुलेशन खुद से करते रहिएगा। 100 इंटू 20 इंटू y2 बार कितना है, दिस इज द y1 बार, ऐसे लिख देता हूं, दिस इज द y1 बार, ठीक है। एंड y2 बार कितना है इस डायरेक्शन में, दिस इज द y2 बार, यहां से दिस इज द y2 बार। y2 बार कितना होगा 150, तो ये था 20 का आधा मतलब 10, तो 150 प्लस 10 कितना हो गया 160, ये कितना हो गया 150 प्लस 10 मतलब 160, तो ये 160 अपोन में ये एरियाज कितने 150 इंटू 2 20 प्लस 100 इंटू 20, सो वाई वार नेट वाई बार की वैल्यू कितनी आ गई, नेट वाई बार की वैल्यू कितनी आ गई, जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए। 109, 109 कहां से, बॉटम से है ना, 109 की वैल्यू ये आ गई वाई बार 109 mm, 109 mm, ठीक है, क्लियर 109 mm, ठीक। अब क्या निकालेंगे आप, ये तो हो गई वाई बार की वैल्यू 109 mm, यहां से एक्स बार कितना है, एक्स बार टोटल का एक्स बार कितना होगा, सिमेट्री भी यूज कर लिया करो, सिमेट्री भी यूज कर लिया करो, यहाँ एक्स बार क्या होगा, कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी या सीधा सिमेट्री से आ जाएगा, एक्स बार क्या होगा, है ना, एक्स बार की वैल्यू क्या होगी सोच के देखो, एक्स बार की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से हमने ओरिजिन लिए हैं ये वाले, या फिर इस ओरिजिन को यहां शिफ्ट कर दो, है ना, तो ये बेसिकली क्या है मेरा, ये वाली चीज, ठीक है, एक्स बार मेरे लिए क्या हो गया, ये वाली चीज, मतलब ये जो है मेरा, ये खुद ही मेरा एक्स बार पॉइंट जा रहा होगा, मतलब यहां मेरा एक्स बार 0 हो सकता है अगर मैंने ओरिजिन ये मान लिया, नहीं तो जैसे कि ऋतिक जी ने आपने सबने आंसर दिया 50, इसका मतलब क्या होगा 100 का आधा, मतलब ओरिजिन हमने ये ले लिया था 100 का आधा, है ना। तो अब ये तो इसके अबाउट तो हम सीधा आई के लिए एक्स एक्स की वैल्यू जो निकालेंगे वो डायरेक्टली हम यहाँ यूज कर सकते हैं, आई एक्स एक्स, ठीक है, पहले आई एक्स एक्स निकाल लें, कोई दिक्कत तो नहीं है, पहले आई एक्स एक्स निकालो, आई एक्स एक्स, आई एक्स एक्स आप क्या मानो, आप इसी को एक्स बार मान लो, तो जो हमने वैल्यू निकाली थी 50 वो क्या मान लोगे 0, अब आई एक्स एक्स का मतलब क्या होगा 2 and 1 का इसके अबाउट में रोटेशन, उनका योग, उनका प्लस, उनका एडिशन, एक तो इसका प्लस में एक इसका, समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इसके अबाउट जैसे अभी मैंने जोड़ा था, इसके अबाउट इनका रोटेशन क्या होगा, इसका रोटेशन क्या होगा ऐसे घूमेगा, इसका रोटेशन क्या होगा ऐसे घूमेगा, तो इन दोनों को ऐड कर लो, तो आई एक्स एक्स क्या हो जाएगा I2 इन एक्स एक्स डायरेक्शन प्लस I1 इन एक्स एक्स डायरेक्शन, मतलब एक्स एक्स ये वाला, ठीक है, तो एक्स एक्स के अबाउट I2 क्या हो जाएगा BD क्यूब बाई 12, जिसको कट रहा है उसका क्यूब, मतलब 20 इंटू 100 का क्यूब अपोन में 12 प्लस में यहां पर ये कौन सा कट रहा है 20 कट रहा है, मतलब 20 का क्यूब, तो क्या बचेगा 150, 150 इंटू 20 का क्यूब डिवाइडेड बाई 12, इसकी वैल्यू आ गई टोटल आई एक्स एक्स, ये वैल्यू बताइए कितनी आ रही है, ये वैल्यू पहले बताइए कितनी आ रही है, आई एक्स एक्स आ रहा है हमारा 1.76, अच्छा ये तो आपने आई वाई वाई बताया आई थिंक, सॉरी आई एक्स एक्स, ठीक है 1.77 इंटू 10⁶, वेरी गुड, 1.77 इंटू 10⁶ mm की पावर 4, ठीक है, ये हमारे पास हो गया आई एक्स एक्स, चलो अब ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है आई वाई वाई, आई वाई वाई के लिए क्या करोगे, वाई बार आपने निकाल ली थी, ठीक है, एक सेकंड देना बस, ठीक है, वाई बार आपने निकाल ली थी, वाई बार की वैल्यू आई थी हमारे पास 109 mm, ठीक है, अब हमारे पास ये देखना है मुझे आई वाई वाई की वैल्यू आई एक्स एक्स से बड़ी है छोटी है, अगर वो आई एक्स एक्स से बड़ी है तो आई एक्स एक्स को फॉर्मूले में लेंगे, अगर आई वाई वाई की वैल्यू बड़ी छोटी है तो हम आई वाई वाई को वैल्यू में लेंगे, तो आई वाई वाई क्या होगा अब समझो, आई वाई वाई क्या होगा, आई वाई वाई के लिए यहां से हमें एग्जैक्टली वैल्यू निकालनी है, तो पहले क्या करोगे, अब देखो एक होती है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, एक होती है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है थोड़ा सा समझा देता हूं, अगर आपके पास ये एक पर्टिकुलर बार है, ठीक है, ये क्रॉस सेक्शन है, सॉरी ये क्रॉस सेक्शन है, इसमें हमारे पास ये है क्या मेरा सेंट्रोइडल एक्सिस, जिसे मैं वाई वाई बोल रहा हूं, ठीक है, इसका सेंट्रोइडल एक्सिस वाई वाई है, तो हम यहाँ पर अगर किसी एक आर्बिट्रेरी, मेरी ध्यान से बात समझिएगा, इसको वाई वाई की जगह आप ऐसे काम करो, इसको अलग ही कुछ नाम दे दो, जैसे कि मैंने नाम दे दिया पी पी ऐसे, ठीक है, ये एक अलग ही एक्सेस हो गई पी पी या ए, ठीक है, जनरली ए ले लो, ठीक है,
ये ए। तो ए एक्सेस के अबाउट जो हमारे पास सेंट्रोइड जो इसकी मोमेंट सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया है उसका फॉर्मूला आपको पता होता है। क्या होता है वो? अगर ये बी है और ये डी है तो बी डी क्यूब बाई 12। अगर ये सीधा आंसर लेना है तो मुझे सीधा आंसर मिल जाएगा, बट अगर इसका रोटेशन, ध्यान से समझना, इसका रोटेशन मुझे किसी एक अलग एक्सेस से चाहिए, वो एक्सेस इससे पास हो सकती है, वो एक्सेस इससे यहां पर ही हो सकती है ए वाली, वो एक्सेस इससे काफी दूर हो सकती है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। बट उसका फॉर्मूला मुझे पैरेलल एक्सेस थ्योरम ने दिया। क्या दिया कि आई, इसको मान लीजिए बीबी है ये, ठीक है, ये बीबी सेक्शन है, तो आई बी इक्वल टू क्या होता है? आई ए, मतलब उस सेक्शन का अपने खुद के सेंट्रोइड से जाने वाला सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया आई बी क्या होगा? आई ए प्लस ए इंटू ए, किसका है? ए है ये एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर सेक्शन। ये क्या होता है? एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर सेक्शन, तो ये हो गया ए, ठीक है, इनटू वाई का स्क्वायर। अब ये वाई क्या लिख रहा हूं? वाई वो चीज है जो कि उस आर्बिट्ररी एक्सेस से उस ए की, मतलब सेंट्रोइडल एक्सेस की डिस्टेंस हो, दैट इज द वाई। तो ये हो जाता है ए इंटू वाई स्क्वायर। दिस इज द पैरेलल एक्सेस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम मैंने कहां यूज की थी? आई जे में या आई पीपी में। याद करो, आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई करके मैंने पाई डी की पावर 4/32 प्रूफ किया था आपको आई जे की वैल्यू, यानी कि जे की वैल्यू या फिर आई पी की वैल्यू या आई जेड जेड की वैल्यू, ठीक है, वो थी मेरी पोलर सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया। यहां मैंने पैरेलल एक्सेस थ्योरम यूज किए। पैरेलल एक्सेस थ्योरम को आप अपने नोट्स में लिख लेना, जिन्होंने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स नहीं पढ़ी है, ठीक है, वो ये वाली चीज याद रखना। मैं क्या बोल रहा हूं? किसी भी आर्बिट्ररी एक्सेस से जो कि इस एक्सेस के पैरेलल होगी, ध्यान दीजिएगा, जो कि इस एक्सेस की क्या होगी? पैरेलल होगी, उस एक्सेस से इसकी इस वाले पर्टिकुलर पार्ट की सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया इस एक्सेस से क्या होती है? ये निकल के आती है आई वी बी इक्वल टू आई ए, उस खुद सेक्शन का अपने सेंट्रोइड से सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया प्लस उसका एरिया इनटू इन दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहां पर क्या होगा? आई वाई वाई की वैल्यू क्या लेके चल रहा हूं मैं? यहां पर मैं इसे y1 और y1 बोल दूं, ऐसे इसको बोल दूं y2 एंड y2 बोल दूं, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर अब क्या होगा? y1 मतलब मुझे क्या निकालना है अभी? आई, ये देखिए, आई मुझे वाई वाई निकालना है, तो आई वाई वाई क्या होगा? पहले इसके अबाउट एक पार्ट ये है, ध्यान समझना, यहां एक पार्ट तो ये है, ठीक है, प्लस एक पार्ट क्या है? ये वाला है। तो इन दोनों पार्ट का मुझे ऐड करना है वाई वाई में। वाई वाई में क्या होगा? इन दोनों पार्ट का ऐड करना है, मतलब आई वाई वाई की वैल्यू क्या होगी? आई वाई वाई की वैल्यू होगी आई फॉर दी वाई वाई, आई फॉर वाई वाई डायरेक्शन, ये मेरी वाई वाई है, ये मेरी वाई वाई, आई फॉर वाई वाई डायरेक्शन, ठीक है, किसके लिए? 1 के लिए, प्लस आई फॉर वाई वाई डायरेक्शन किसके लिए? 2 के लिए। क्लियर हो रहा है? मतलब ये जैसे मैंने बीबी एक अलग से आर्बिट्ररी सेक्शन लिया, आर्बिट्ररी डायरेक्शन ली थी, तो वाई वाई यहाँ आर्बिट्ररी है, समझ रहे हो? वाई वाई आर्बिट्ररी है। पहले इसके रेस्पेक्ट में ग्रीन वाले को देखना है, तो ग्रीन वाले को देखने के लिए ये आंसर हो गया आई वाई 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 फॉर 1, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी जो हमने यहां सीखी है? क्या हो जाएगी? पहले ग्रीन को ही सोचो, इसको भूल जाओ अभी, ग्रीन को सोचो, वाई वाई के अबाउट निकालना है इसका, तो क्या हो जाएगा? वाई वाई के अबाउट आई वाई वन, ये वाला फॉर्मूला ऐसे जाएगा, आई वाई वन, ग्रीन का खुद का सेंट्रोइड क्या है? वाई वन, ठीक है, प्लस ए इंटू वाई वाई स्क्वायर। ए इसका कितना है? ए इसका है 150 इंटू 20, ये हो गया ए इंटू वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर कितना होगा? ये डिस्टेंस। वाई स्क्वायर कितना है? ये वाली डिस्टेंस। कहीं पर भी किसी को भी कोई भी दिक्कत आ जाए तो प्लीज पूछ लेना, आंसर्स निकल रहे हैं, उन पर ध्यान अभी फिलहाल मत दो, ठीक है, ठीक है, समझो इस चीज को कि आपने जिन्होंने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स नहीं पढ़ा है वो प्लीज इस चीज को थोड़ा ध्यान दो, क्या कह रहा हूं मैं, क्योंकि अब स्कूल डेज की चीजें आप शायद भूल चुके हो, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान दो कि यहाँ पर जो है हमारे पास वो वाई डिस्टेंस ये वाली है जब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं ग्रीन वाले पार्ट की, मतलब 1 1 वाले पार्ट की। तो 1 1 वाले पार्ट की कैलकुलेशन वाई वाई के रेस्पेक्ट में ये वाई देगी। तो ये वाई कितना होगा मेरा? ये वाई होगा, पहले यहां से यहां तक की कैलकुलेशन हमने कितनी की थी? 109। 109 में से अगर ये घटा दें, ये कितना था? 75, तो हमारे पास ये आंसर हो जाएगा। इसका मतलब y की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी? 109 में से 75 घटा दो, आंसर आ जाएगा उसका स्क्वायर, उसका स्क्वायर। दिस इज दी आई वाई वाई 1, दिस इज दी आई वाई वाई 1। अब प्लस, क्योंकि ये तो होगा ग्रीन के लिए वाई वाई के रेस्पेक्ट में मोमेंट, बट अभी ये वाला पार्ट भी तो है ना टी सेक्शन में, तो इसका वाई वाई के अबाउट मोमेंट क्या होगा?
इस वाले पार्ट का वाई वाई के अबाउट मोमेंट क्या होगा उसको देख लो, इसका वाई वाई के अबाउट मोमेंट क्या होगा, ठीक है। तो यहां देखिएगा आई वाई वाई टू की वैल्यू क्या होगी, आई वाई टू प्लस एरिया कितना है यहाँ पर 100 इंटू 20 इंटू वाई, ये वाला वाई कितना हो जाएगा, यहाँ वाले को देखो, ये वाला वाई कितना हो जाएगा 109, ये था 109, ये था, ठीक है। 109 अगर ये था तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, ध्यान से समझो, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, ये वाली। इसका आंसर दो, देखते हैं कि आपको यहां पर ज्यादा होच पोच हो गया है, समझ भी रहे हो। इसकी डिस्टेंस बताओ मुझे यहां से यहां तक की, ये डिस्टेंस कितनी होगी, बताइए जल्दी से, ये डिस्टेंस कितनी होगी, 1 मिनट ले लो कोई दिक्कत नहीं है, बट ये तो क्लियर हो जाए मुझे कि हाँ समझ भी रहे हो या नहीं, ठीक है, क्योंकि काफी चीजें यहाँ होच पोच हो चुकी हैं, बट अगर आपने समझी होंगी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये क्या है 51, ये कितनी है, यहाँ पर ये 20 है, थोड़ा सोचो मैं क्या क्या कहां से कहां पूछ रहा हूँ, वाई वाई वाली से अपर फाइबर की डिस्टेंस पूछ रहा हूँ, वाई वाई वाली से अपर फाइबर की डिस्टेंस। शुभम जी थोड़ा सोचो उस चीज को, आई थिंक थोड़ा गलत हो, वेरी गुड मीनाक्षी जी, वेरी गुड। यहाँ पर ये है 61, क्यों, क्योंकि 150 में 20 जोड़ोगे तो 170 आएगा, 170 में से 109 घटाओगे तो कितना आएगा 61 आएगा ना, 170 में से 109 घटाओगे 61 आएगा, तो ये कितना हो गया 61, ठीक। अरे यार ये तो बता दो कि समझ में आ भी रहा है या नहीं, ठीक है, वेरी गुड मोनिका जी, समझ में आ भी रहा है या नहीं ये तो बता दो कम से कम, या अपने आप को समझा रहा हूं मैं, ठीक है। मुझे ना सिर्फ रिप्लाई 2-3 के मिल रहे हैं, ये गलत बात है, ठीक है, क्लियर हो रहा है, ठीक है। चलो यहाँ 61 हो गया, 61 का अब आप खुद सोचो कि ये जो 61 है इसका आधा मत कर देना यार, पता लगा 61 का आधा कर लो सर बीच में दिख रहा है, 61 में से हमें क्या चाहिए, हमें ये वाली डिस्टेंस चाहिए, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, 61 में से कितनी घटा दोगे 10, 61 में से कितनी घटा दोगे 10, सोम जी आपने शायद मुझे लग रहा है आंसर सीधा दे दिया था, 61 में से 10 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 51, क्लियर, वेरी गुड। तो यहाँ पर ये आंसर हो गया 51, ठीक, तो इसको हम क्या लिख देंगे 51 का स्क्वायर, तो अब ये नेट वैल्यू आएगी मेरी आई वाई वाई, समझ में आ गया, ये है मेरी वैल्यू आई वाई वाई, ठीक है। प्लीज फिजिकली सोचा करो, चाहे पैरेलल लग रही हो, चाहे परपेंडिकुलर लग रही हो, चाहे कुछ भी लग रहा हो, आपको फिजिकली सोचना होता है, जितने बार हैं उनको सिर्फ और सिर्फ रोटेट कराना होता है, किसके अबाउट, जो भी एक्सेस मानी हुई है, ठीक है। यहाँ एक्सेस हमारी वाई वाई थी, तो वाई वाई के अबाउट पहले इसे रोटेट कराओ, पिंक वाले को, फिर ग्रीन वाले को रोटेट कराओ, तो वाई वाई के अबाउट ही रोटेट कराना है, तो पैरेलल एक्सेस थ्योरम आएगी, पहले इसके लिए, पिंक के लिए, फिर ग्रीन के लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर हो गया, इसकी वैल्यू निकल के आ रही है, अगर कैलकुलेशन नहीं की है अभी आपने तो मैं सीधा लिख देता हूं 2.92, सॉरी इसकी वैल्यू आ रही है 14.36, किसी का आया था शायद आंसर 14.36, हाँ वेरी गुड मीनाक्षी बहुत बढ़िया, 14.36 into 10 to the power 6 mm square, mm की पावर 4, 14.36 into 10 to the power 6 mm की पावर 4, कंपेयर करो कौन सी बड़ी है, कंपेयर करो कौन सी बड़ी है, आई एक्स एक्स हमारा कितना निकल के आया था लास्ट स्लाइड में, आई एक्स एक्स निकल के आया था 1.77, आई एक्स एक्स निकल के आया था 1.77 into 10 to the power 6 mm की पावर 4, कौन सा क्रिटिकल होगा भाई, आंसर दे दो, कौन सा क्रिटिकल होगा, वाई वाई एक्सेस में इसका रोटेशन या एक्स एक्स एक्सेस में इसका रोटेशन, आपको पहले से ही पता था एक्स एक्स वाली छोटी आएगी, ये पहले से ही पता था आपको, तो मैं यहाँ थ्योरी ऑफ कॉलम के बेसिस पर इसका आंसर एक्स एक्स के अबाउट आंसर में कर देता, खत्म कर देता, बट मैंने थोड़ा सा आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से ये पार्ट भी करवाया, क्योंकि कभी कभी ये क्वेश्चन किसी भी सेंस में आ जाता है, किसी भी सेंस में, ठीक है। टी सेक्शन हमारा शियर स्ट्रेसेस इन ड्यू टू बेंडिंग वाले पार्ट में भी आ सकता है, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम भी समझा देना था, तो यहाँ तक ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब आई एक्स एक्स की वैल्यू के हिसाब से क्या निकाल लोगे, हमारा यहाँ पर है पीई, पीई क्या होगा पाई स्क्वायर आई ई आई मिनिमम, मतलब ई आई मिनिमम बेसिकली क्या है मेरा आई एक्स एक्स डिवाइडेड बाई एल ई स्क्वायर, एल ई स्क्वायर क्या करोगे आप, यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है फिक्स एंड हिंज्ड, फिक्स एंड हिंज्ड का आंसर हो गया एल वाई रूट टू, एल वाई रूट टू यहाँ रखोगे आंसर हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम अपॉन एल स्क्वायर, वैल्यू रखोगे आंसर निकल के आ जाएगा, है ना, उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होगी। अब पीई इक्वल टू क्या हो गया 2 पाई स्क्वायर ई आई एक्स एक्स
अपॉन में एल स्क्वायर, यहाँ सब कुछ दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, एल, एल है आपके पास 8 मीटर, तो उसको लेंथ को एमएम में रखना प्लीज। ये छोटी छोटी गलतियां करोगे, एनएटी वाले क्वेश्चन आपके खराब हो जाएंगे। एल को मीटर में नहीं एमएम में रखोगे, क्योंकि आई एक्स आपने एमएम में निकाला है, तो आई एक्स एमएम में, ई को एमएम में रख के आपके पास आंसर फाइनल निकल के आ जाएगा। पीई की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 109 है ना, 109.18 किलो न्यूटन। हाँ मतलब 1.0, बहुत बढ़िया मीनाक्षी, बहुत बढ़िया। प्लीज यार कैलकुलेशन सभी ना काफी क्विकली किया करो, मुझे आंसर मिलते हैं मीनाक्षी के अच्छे टाइम से, ठीक है। तो प्लीज आप भी कोशिश किया करो कि समझने के साथ कैलकुलेशन पर भी थोड़ा फोकस रखो, ठीक है। तो 109.18 किलो न्यूटन इसका आंसर आ रहा है, 109.18 किलो न्यूटन, क्योंकि एफओएस लिखा हुआ है तो एफओएस से पी एक्चुअल भी निकाल सकते हो। एफओएस पी एक्चुअल क्या होगा, पीई क्रिटिकल अपॉन में एफओएस, तो 3 से डिवाइड कर दोगे, आपके पास आंसर फाइनली निकल के आ जाएगा 36.40, फाइनली निकल के आ जाएगा पी एक्चुअल 36.40 किलो न्यूटन, 36.40 किलो न्यूटन। वेरी गुड, ठीक है, क्लियर, ठीक। बताइए जल्दी से प्लीज, यहां तक समझ में आया या नहीं आया, यहां तक क्लियर हो गया या नहीं हो गया, ठीक है। उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन और लेके चल रहा हूं थोड़ा सा अच्छा सा, उसके बाद फिर हम चलेंगे एसेंट्रिसिटी की तरफ। स्लेंडरनेस रेशो निकाल लोगे ना, अगर क्वेश्चन देता हूं स्लेंडरनेस रेशो का, आपके असाइनमेंट्स में दिए हुए हैं, ठीक है। स्लेंडरनेस रेशो में कुछ नहीं है, एल पता होना चाहिए, के पता होना चाहिए, रेडियस ऑफ गायरेशन, आंसर आ जाएगा, ठीक है। के कहां से आएगा, आई मिनिमम अपॉन ए से, है ना, तो उसमें कुछ नहीं है, आई मिनिमम निकाल लोगे, ठीक है, अपॉन ए कर दो कि के आ जाएगा, एल बाई के है, बस सीधा आंसर, है ना। तो उसमें टाइम नहीं ले रहा हूं, ठीक है। एक क्वेश्चन और लिखिएगा, थोड़ा सा अच्छा है ये क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल है, लिखिएगा ए हॉरिजॉन्टल बार, ए हॉरिजॉन्टल बार, यार पहले प्लीज एक बात बता दो, ये समझ में आया क्वेश्चन या नहीं, ये जो मैंने अभी करवाया था। एटलीस्ट मुझे यस तो या नो लिखा हुआ सभी का आना चाहिए, जब तक नहीं आएगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, ये गलत बात है, आप रिप्लाई नहीं करते हो। अगर समझ में आया तो प्लीज रिप्लाई करो, ठीक है। ऐसा होता ना ऑफलाइन क्लास में आपके, मैं चेहरे देखता रहता हूँ कि हाँ भाई किसी ने हाँ नहीं कहा तो ठीक है भाई, उसको पकड़ लो। यहाँ यही देखना होता है कि यार यस कौन लिख रहा है, नो कौन लिख रहा है, और कौन क्या नहीं लिख रहा है, ठीक है। कि कुछ ऐसे भी होते हैं जो ना जी हमें समझ में भी नहीं आया और हमें समझ में भी आ गया। अभी भी एक स्टूडेंट है जो अभी भी ब्लैंक है, चलो कोई नहीं, लिखो फिर क्वेश्चन लिखेगा, ए हॉरिजॉन्टल बार ए वी, ए हॉरिजॉन्टल बार ए वी is pin supported, a horizontal bar AV is pin supported at and A, at END वाला at and A, at and A, and carries a load P, and carries a load P at and B, at carries a load P at END वाला and B, as shown in the figure, as shown in the figure, full stop. It is supported at C and D, it is supported at C and D, it is supported at C and D, it is supported at C and D by two identical paired, by two identical paired, identical paired and columns, END वाला and columns of length, by two identical paired and columns, END and columns of length L, full stop. Each has flexural rigidity EI, each has flexural rigidity EI, full stop. Each has flexural rigidity EI, full stop. The load at which the system collapses, the load at which the system collapses by buckling of the column,
at load, sorry, the load at which the system collapses by buckling of the column is, by buckling of the column is, by buckling of the column is, ये आपको बनाना है, मतलब इसका क्वेश्चन का आंसर देना है आपको। ठीक है, पहले इसका मैं फिगर बना देता हूं। ठीक है, इसका मैं आपको फिगर बना देता हूं पहले। ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक। उसके बाद इसको हम ऐसे ले जाएंगे, ऐसे, ऐसे, ठीक। ये हो गया। यहाँ पर इसको कर दो पिन कनेक्टेड, ये हो गया हमारा पिन कनेक्टेड, ठीक। इसको एंड को ऐसे लेके आ जाओ, यहाँ यहाँ लग रहा है हमारे पास P फोर्स, ठीक है। कितनी A डिस्टेंस पर, उसके बाद दो हमारे पास कॉलम्स हैं, ठीक है। ये रहे, सॉरी, I think so, yes। ठीक है, ये हमारे पास सिस्टम है। इस सिस्टम में आपको लेंथ दी हुई है A एंड 2A। यहां से ये A है, सॉरी, यहां से ये A है यहां तक की, यहां से फिर ये A है यहां तक की, फिर यहां से ये 2A है कहां तक की, यहां तक की। ठीक है, ये डिस्टेंस जो यहां से यहां पर है, ठीक है, ये है आपके पास A। ठीक है, हम यहाँ पर इसको लाइन डायग्राम में बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको 3D में 2D में दिखाने की कोशिश की है, आप इसको सिंपल लाइन डायग्राम में बना सकते हैं। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है दिस इज द कैपिटल L, यहां से यहां तक की डिस्टेंस है कैपिटल L। ठीक है, ये है कैपिटल L। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ो और समझो एक्चुअल में कैसा है, ये देख के ना क्वेश्चन गेट में आप या अपने एग्जाम में, ठीक है, आप पक्का सोचोगे कि यार करना क्या होगा इसमें, जिन्होंने थ्योरी ऑफ कॉलम का ये बेसिक नहीं समझा है। और क्वेश्चन जनरली ऐसे ही घुमाए जाते हैं, बट इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। जो मैंने आपको फर्स्ट क्लास से, मतलब फर्स्ट चैप्टर से बता के चला हूं ना, समेशन m, समेशन fx, समेशन fy, सिंपल वही कॉन्सेप्ट लगेंगे हर जगह, क्योंकि सोम पूरी हमारी इन इक्वेशन पर ही डिपेंड करती है। ठीक है, तो यहां आंसर क्या निकालना है कि वो फोर्स बताइए जिसमें ये सिस्टम कोलैप्स कर जाए। तो आपके माइंड में क्या चलना चाहिए, क्या ये बॉडी कोलैप्स करेगी, दिस इज द रिजिड बॉडी, जब तक कुछ ना दिया हो आप इसको मानोगे रिजिड बॉडी। ठीक है, जब तक कुछ ना दिया हो आप इसको मानोगे रिजिड बॉडी। EI किसका दे रखा है, EI दे रखा है इनका। अब स्टूडेंट कुछ गलती कर रहे होंगे कि सर EI तो हमारा इसका है, ठीक है, ये है EI इनका। ठीक, क्लियर, ठीक है, ईच हैज ना, तो ये दोनों जो है वो EI की वैल्यू है, ये क्या मान के चलो रिजिड। अब क्या करना है, ये पिन कनेक्टेड है। अब ये बताइए यहाँ कॉलम है कौन से, किस पर कंप्रेशन लग रहा है, किन पर कंप्रेशन लग रहा है, उम्मीद है समझ पा रहे होंगे। इस 1 और 2 पर कंप्रेशन लग रहा है, तो 1 और 2 आर दी कॉलम्स, 1 और 2 आर दी कॉलम्स। तो अब आप सोचिएगा, ऐसा क्वेश्चन दे रखा है आपको, आपसे कॉलम वर्ड मान लो यूज भी ना करें इसमें, ठीक है, आपके पास ऐसा क्वेश्चन है कॉलम वर्ड यूज नहीं करें, तो आपको खुद निकालना होगा कि ये इसमें थ्योरी ऑफ कॉलम वाला भी कुछ ना कुछ लगने वाला है। ये थ्योरी ऑफ कॉलम के बिना या यूलर थ्योरम के बिना ये वैल्यू नहीं निकाल सकते हो आप। यूलर थ्योरम के बिना, यूलर लोड के बिना ये वैल्यू कभी नहीं निकाल सकते आप कोलैप्सिंग की। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि इस पर कंप्रेशन लग रहा है, क्योंकि ये दोनों यहाँ पर हिंज कनेक्टेड है, हिंज कनेक्टेड है, तो LE क्या होगा, LE क्या होगा दोनों में, LE क्या होगा, जल्दी से आंसर दो, LE किसके बराबर होगा, दोनों हिंज कनेक्टेड है या नहीं, इधर से ये भी हिंज है, ऊपर वाला भी पिन है, मतलब हिंज है, तो LE की वैल्यू क्या हो जाएगी, L। वेरी गुड, LE की वैल्यू क्या हो गई, L। ठीक है, LE की वैल्यू हो गई L। मुझे लगता है थोड़ी तो मेरी आवाज लैग करती है, क्योंकि जब मैं आंसर पूछता हूं तब आपके आंसर नहीं आते, जबकि इतना कोई टफ नहीं होता है क्वेश्चन।
ठीक है, नहीं तो बंदा क्या करता है भाई, देख रहा है सीधा टाइप किया आंसर, टाइप एंटर, इतना टाइम थोड़ी लगता है। हो सकता है कि मेरी आवाज लैग करती हो। एल इक्वल टू एल, ठीक, अब ये एल क्या है, कैपिटल एल, ठीक है, एल इक्वल टू एल, उसके बाद ये ए है। तो अब एक बात बताइएगा, इन पर कौन कौन से फोर्सेस बनेंगे, बस इसका हमें क्या लेके चलना होगा, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस पर्टिकुलर येलो कलर बीम, पर्टिकुलर पार्ट। तो इसका जो फ्री बॉडी डायग्राम है वो कैसा बनेगा, यहां पर हम इस पी को इधर ट्रांसमिट कर दें तो पी का यहां पर क्या वैल्यू होगा, पी ए इंटू में पी, ऐसे मतलब सॉरी इंटू कह रहा हूं, यहां पर ये हो गई पी ए और पी, ये जो फोर्स है यहाँ पर पी लग जाएगी, कोई दिक्कत, ये सारी चीजें आपने समझी हुई है, साथ ही पी ए क्या लग जाएगा ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है। हमें इसकी इक्विलिब्रियम चाहिए, हमें इस बॉडी की इक्विलिब्रियम चाहिए, इक्विलिब्रियम जो होगी वो सही होगी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ये हो गया, ठीक है, उसके बाद यहाँ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस होंगी, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस होंगी ऐसे, आर ए वर्टिकल एंड आर ए हॉरिजॉन्टल, होने दो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे इससे, ठीक है। अब साथ में एक चीज क्या है मेरे पास, ये दिस इज दी पी क्रिटिकल, यस और नो, दिस इज दी पी क्रिटिकल, और एक ये क्या है, पी क्रिटिकल, ये है या नहीं, यहां दो जो ये पॉइंट है इन पर क्या क्या आ रहा है मेरा, पी क्रिटिकल एंड पी क्रिटिकल, यस और नो, ठीक है। जल्दी से बताइए ये फिगर ऐसा बनेगा या नहीं, जल्दी से आंसर दो, ये फिगर ऐसा बनेगा या नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत हो तो जल्दी से बताओ, यहां तक ये फिगर ऐसा बनेगा, यस यस, ठीक है, प्लीज यार सभी बता दो एक बार, ये फिगर ऐसा बनेगा, कोई दिक्कत आ रही है, नहीं ना, क्योंकि इस फिगर का फ्री बॉडी डायग्राम देख रहा हूं किसका, येलो वाले का, तो येलो वाले में ये पी क्रिटिकल होगा, ये पी क्रिटिकल, जो कि इस साइड से लग रहा है, कब, जब ये कोलैप्स कर जाए, और ये कोलैप्स कर जाए, तो कोलैप्स वाली कंडीशन की बात कर रहा हूं, मतलब क्रिटिकल कंडीशन की बात कर रहा हूं, तो इसे पी क्रिटिकल लिख सकता हूं। अब सीधा क्या करना होगा आपको, सीधा समेशन एम लगा दो, आंसर आ जाएगा। मुझे पी क्रिटिकल से मतलब है ना, पी क्रिटिकल में जितना पी की वैल्यू आए, पी क्रिटिकल आपको पता है क्या होता है, पी क्रिटिकल, पी क्रिटिकल होता है पी यूलर के बराबर, और इसकी वैल्यू क्या होती है, पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम अपॉन में एल ई स्क्वायर। सो पी क्रिटिकल की वैल्यू आप अलग से भी लिख सकते हो इसके लिए, इस कॉलम के लिए पी क्रिटिकल कितना होगा यूलर के हिसाब से, पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम अपॉन एल ई स्क्वायर। सो पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम किस पर डिपेंड कर रहा है, शेप पर, शेप किस क्या है यहाँ पर ई आई, ठीक है, अपॉन एल ई किस पर डिपेंड कर रहा है, सपोर्ट पर। तो पी क्रिटिकल क्या होता है, पी क्रिटिकल किसी एक्सटर्नल लोड पर डिपेंड करता है क्या, पहले ये आंसर दो मुझे, पहले ये चीज भी क्लियर करो, है ना शुभम जी, हाँ मैं इस चीज को अभी थोड़ा सा और लेके चल रहा हूँ, ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर ये पहले मुझे बताइए पी क्रिटिकल, पी क्रिटिकल, क्योंकि आपका क्वेश्चन इसीलिए आया शुभम जी, जो आपने यहाँ पर बोला ना कि सर पी क्रिटिकल कैसे आ गया, मैं इसी चीज को अब और थोड़ा सा यहाँ पर समझा रहा हूँ इन दी डेप्थ। क्या, पहले ये मुझे बताइए, जैसे हमने कल भी पढ़ा था कि पी क्रिटिकल क्या मेरा एक्सटर्नल लोड पर डिपेंड करता है, एक्सटर्नल लोड पर, कि ये मेरे पास 5 न्यूटन लग रहा है तो पी क्रिटिकल मेरा 5 न्यूटन होगा, यस और नो, ये बताइए। अगर ये मेरा एक कनेक्शन है जिसको मैं हिंज और हिंज कनेक्शन बोल रहा हूं, तो हिंज हिंज कनेक्शन इस कॉलम के लिए, क्वेश्चन सुनो पहले मेरा ध्यान से, स्टार्टिंग से मैं क्या कह रहा हूं, इस कॉलम का फोर्स नहीं है, अभी इस पर फोर्स नहीं है, इस कॉलम का पी क्रिटिकल, कॉलम की कंडीशन है हिंज और हिंज, कॉलम की कंडीशन है हिंज और हिंज, इस कॉलम का पी क्रिटिकल मेरे एक्सटर्नल लोड पर डिपेंड करेगा, पहले इसका आंसर दो। मेरा पी क्रिटिकल इस कॉलम का एक्सटर्नल लोड पर डिपेंड करेगा, यस और नो, पहले ये समझो अपने माइंड में, ये कभी नहीं करेगा। पी क्रिटिकल क्या है, पी क्रिटिकल फॉर द कॉलम, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है मेरा, पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम अपॉन एल ई स्क्वायर। इसमें कहीं पर भी पी एक्सटर्नल का कोई सेंस आ रहा है, कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, शेप ई आई मिनिमम फॉर ए पर्टिकुलर कॉलम, एल ई क्या है, फॉर द पर्टिकुलर सपोर्ट, एल ई की वैल्यू क्या है, एल वाई रूट टू, एल वाई टू, एल या फिर 12। इसका मतलब ये सपोर्ट एंड इसके साइज पर डिपेंड करता है, शेप पर डिपेंड करता है पी क्रिटिकल। पी क्रिटिकल किसने दिया, यूलर साहब ने, सो इसी को हमने पीई बोल दिया। अब इसकी वैल्यू के हिसाब से, यहां पर ये कुछ नहीं लगा हुआ, इसकी वैल्यू के हिसाब से, समझ रहे हो ना, यहां पर ये कुछ नहीं है, इसकी वैल्यू के हिसाब से आपने क्या किया, आपने क्या किया, इसकी वैल्यू के हिसाब से एक पीई की वैल्यू निकाल ली, मान लीजिए वो 50 आई, मान लीजिए उसकी वैल्यू 50 न्यूटन आ रही है, तो अब मेरा अगर एक्सटर्नल इस पर 50 न्यूटन लग रहा होगा, तब ये चीज मेरी बकलिंग में जाएगी।
नहीं तो अगर 5 न्यूटन लगेगा तो 5 न्यूटन के हिसाब से इसका जो पी क्रिटिकल है वो 5 नहीं हो जाएगा, जैसे फ्रिक्शन में होता है। जैसे फ्रिक्शन में होता है कि फ्रिक्शन पर जितना फोर्स लग रहा है उतना फ्रिक्शन डेवलप हो रहा है, नहीं, यहाँ पर ये पी क्रिटिकल क्या है, इसके साइज पर डिपेंड कर रहा है। तो अब मुझे बताइएगा, जो ये दो कॉलम है इनका पी क्रिटिकल सेम होगा या नहीं होगा? ये जो दो कॉलम है क्योंकि आइडेंटिकल है तो दोनों में पी क्रिटिकल सेम होगा। शुभम जी अब बताइए क्लियर हो रहा है या नहीं कि दोनों का आप पी क्रिटिकल लोगे या नहीं लोगे? दोनों एकदम सेम हैं, दोनों जो कोलैप्स होंगे वो पी क्रिटिकल के साथ होंगे, उसको मैंने पीसीआर बोल दिया। तो पीसीआर पीसीआर पीई के बराबर होगा जो यूलर के हिसाब से आया। तो पहले पीई की वैल्यू निकाल लो। पीई की वैल्यू क्या होगी? शेप के हिसाब से इनकी दोनों की शेप एंड साइज सेम है, दोनों की एंड कंडीशन सेम है। हाँ, अगर दोनों की एंड कंडीशन में अलग अलग कर दूं तब पी क्रिटिकल के हिसाब से आप वैल्यू लिखोगे, जैसे 2 टाइम्स की थी कलम ने, 2 टाइम्स, 4 टाइम्स, 1/2 टाइम्स, इस तरह से 1/4 टाइम्स। ठीक है, तो उस हिसाब से वैल्यू लिखते फिर पीसीआर1 एंड पीसीआर2। ठीक है, उनका रिलेशन फिर यहां से लेके चलते, कोई ये कांस्टेंट ले लेते पीसीआर तो 2 पीसीआर, इस तरह से, समझ रहे हो? तो पाई स्क्वायर EI मिनिमम इनके लिए दोनों के लिए सेम है। ठीक है, पीसीआर तो यहाँ पर दोनों के लिए पीई हमारा सेम हो गया। ठीक है, तो ये वैल्यू एंड पी है, तो यहाँ समेशन एम लगा दो। अब समेशन एम अबाउट किसके अबाउट लगा लो? ए पॉइंट के। ये ए पॉइंट है, क्या हो जाएगा? 0 होना चाहिए क्योंकि ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो 0 होना चाहिए। ये यहाँ पर रोटेट कर जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि पिन कनेक्शन है। ठीक है, बट रोटेट करने का मतलब ये नहीं है कि वो इक्विलिब्रियम में नहीं है। ठीक है, यहाँ पर समेशन एम में इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा? समझो जरा, यहाँ पर समेशन एम में इक्वल टू 0, इसका मतलब ये चीज क्या हो गई यहाँ पर कि ये पॉजिटिव मान लो तो प्लस का पी है, पॉजिटिव ले लो इस वाली डायरेक्शन को, प्लस का पी है, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर? प्लस का पी ए। और क्या बचा यहाँ पर? पीसीआर, ये पीसीआर निगेटिव लेके जाएगा, माइनस पीसीआर इंटू ए, माइनस में पीसीआर इंटू 2a, ये तो ए है, ये ए है, यहां से मेजर कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 2a इंटू पीसीआर। बाकी क्या है? पी इसी लाइन ऑफ एक्शन से जा रहे, 0 हो जाएगा, प्लस में पी इंटू 0, आरएएच भी क्या हो जाएगा? आरएएच भी क्या हो जाएगा? इंटू 0, प्लस आरएबी भी क्या हो जाएगा? इंटू 0 इक्वल टू 0। सारे मोमेंट लिख लिए बराबर 0। तो अब यहां से आंसर क्या आ जाएगा मेरा? पीसीआर की वैल्यू, ठीक है, P इंटू ए है, ये P ए नहीं, P इंटू ए। तो यहां से हमारे पास पीसीआर की वैल्यू क्या आ जाएगी? -3a इंटू पीसीआर इक्वल टू -pa। ठीक है, ऐसे कर लो इसे। ठीक है, तो यहां से हमारे पास a से a कैंसिल हो गया, पीसीआर हमारे पास कितना आ गया? py3। पीसीआर कितना आ गया? py3। ठीक है, सो P क्या है मेरे पास? P मेरे पास वो फोर्स है जो कि हमने यहाँ पर अप्लाई किया है, और पीसीआर हमारे पास क्या है? py3। सो P की वैल्यू कितनी हो जाएगी? P की वैल्यू हो जाएगी 3 पीसीआर। अब पीसीआर की वैल्यू कितनी है? आपने क्या आंसर निकाल रखा है? 3 इंटू पाई स्क्वायर EI मिनिमम अपॉन L स्क्वायर। दिस विल बी द आंसर कि मेरे पास जो P की वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए इन दी क्रिटिकल कंडीशन? 3 पाई स्क्वायर EI अपॉन L स्क्वायर। यस और नो? P की वैल्यू 3 इंटू पीसीआर होनी चाहिए, मतलब 3 इंटू पाई स्क्वायर EI अपॉन L स्क्वायर। यस और नो? जल्दी से आंसर दीजिए। ये समझ में आया नहीं कि P की मेरी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए जिस पर ये कोलैप्स कर जाएगा? वो होनी चाहिए 3 पीसीआर के बराबर। और पीसीआर कहां से निकल के आया? पीई मतलब यूलर के हिसाब से। ठीक है, यस, जल्दी से बताइए क्लियर हो गया या नहीं? ठीक है, वेरी गुड मॉर्निंग। क्लियर हो गया सभी को? बताइए थोड़ा कि क्लियर हुआ या नहीं। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। गुड कार्तिक, गुड, ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, मतलब सभी साथ थे, है ना? अब चलते हैं एसेंट्रिसिटी की तरफ। ठीक है, ये हमारे 3 क्वेश्चन हमने कर लिए, काफी हैं मेरे हिसाब से। ठीक है, थ्योरी ऑफ कॉलम को आपको सिर्फ समझना होता है, अगर आपने समझा हुआ है तो आप पीसीआर लिखते हो, ऑब्वियस है। यहाँ अगर ये एंड कंडीशन अलग होते तो उसी के हिसाब से, रेशो के हिसाब से पीसीआर1 और पीसीआर2 लिखते। पीसीआर1 की वैल्यू आप सीधा यहाँ पर पुट कर सकते थे, पीसीआर2 की वैल्यू आपने सीधा पुट कर सकते थे एंड कंडीशन के हिसाब से, वो चीज हमारी पी के बराबर आ जाती, जो भी कैलकुलेशन ऐड करने के बाद बनती। ठीक है, क्लियर हो गया? कंप्लीट, आगे चलें। ठीक है, तो अब चलते हैं एसेंट्रिसिटी के बेसिस पर, एसेंट्रिसिटी कॉन्सेप्ट। ठीक है, हेडिंग लिखिएगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एसेंट्रिसिटी। ये हमारी एक कॉमन हेडिंग है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एसेंट्रिसिटी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एसेंट्रिसिटी। ठीक है, इसको यहां पर ब्रैकेट में लिखिएगा,
such as there is no tensile stress in a given section. Maximum value of eccentricity such as there is no tensile stress in a given section. अब इन चीजों को हम थोड़ा सोल्व करने वाले हैं, ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमारे स्प्रिंग में भी यूज होगा, ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपका ब्रिजेस में, आपके सॉरी जो डैम्स होते हैं उनमें भी यूज होता है। जो डैम्स होते हैं सिविल इंजीनियरिंग के, जब हम उसकी स्टडी कर रहे होते हैं आपके रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट में, तो वहां पर भी हम इस वाले कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट जो मैं बताने जा रहा हूं इसको थोड़ा सा याद रखिएगा और कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिएगा, क्योंकि क्वेश्चन कभी भी इससे आ सकता है। इस साल 2021 में मैकेनिकल में इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है स्प्रिंग से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पर पहले इस कॉन्सेप्ट को समझो। अगर ये कॉन्सेप्ट समझा हुआ है तो चाहे सिविल में चाहे मैकेनिकल में किस तरह का भी क्वेश्चन बना ले वो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले आप क्या करो, एक आंसर ले लेते हैं पहले हम सर्कुलर सेंस में, ठीक है। सर्कुलर सेंस में लेके चल रहे हैं यहाँ पर ऐसे, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि मुझे फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। नीचे इसे फिक्स मान लिया, ऊपर से इसे हमने फ्री मान लिया, ठीक है। उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्या है, आपने ये पॉइंट जो है इसको दिखाया ऊपर से, ऐसे देख रहे हो आप, इसे ऐसे देख रहे हो तो क्या दिखेगा, एक सर्कल दिखा, इसको मैंने यहां दिखा दिया। मैं इस वाले फिगर को इंपॉर्टेंट मान के चलूंगा जो यहां बना रहा हूं, ठीक है। ये वाली चीज यहां से मैं रेफरेंस लेके चलूंगा। ये मेरा जो ऊपर का है दिस इज द क्रॉस सेक्शन, ठीक है, क्रॉस सेक्शन। अब ध्यान से समझना, मैं कुछ 3D में भी लेके चलता जाऊंगा। क्या, कुछ पॉइंट्स मान लीजिए आपके पास ये पॉइंट्स हैं, 1 और 2, इनकी कैलकुलेशन सबकी नहीं करूंगा बट ये पॉइंट लेके चल रहा हूं, बस ये पॉइंट लेके चल रहा हूं। कितने हो गए भाई, 3 3 6 और 1 7 पॉइंट हो गए, सिमेट्रिकल है। तो वो 7 पॉइंट्स मैं यहां दिखा रहा हूं। ये 7 पॉइंट्स ऐसे हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7, यस और नो। पहले इसको विजुअलाइज करते चलो। ये 7 पॉइंट्स मेरे यहां दिखेंगे क्रॉस सेक्शन में, ठीक है। अब क्या होगा, थोड़ा सा देखो कंफ्यूजिंग भी रहेगा बट प्लीज मेरी अगर बात समझी हुई है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इस चीज को चलो मैं एक काम और कर लेता हूं, थोड़ा सा आपको और इजी बनाने के लिए मैं इसको यहां पर इससे और दिखा रहा हूं। ये क्रॉस सेक्शन अगर सामने से देखोगे, मतलब अगर इस चीज को यहां से देखोगे, इस वाली लेयर को अगर यहां से देखोगे, कहां से, फ्रंट से देखोगे तो ये कैसा दिखेगा 2D में, ठीक है। एक बार पहले माइंड में ये पिक्चर सेट हो गई ना, उसके बाद टेंशन खत्म हो जाएगी। ये पिक्चर एक बार सेट हो जाए, ये चीज अगर 2D में बनाओगे तो ऐसी दिखेगी, है कि नहीं। और अब वो जो पॉइंट्स हैं वो यहां दिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7। एक बार ये चीजें सीख गए ना तो पक्का कह रहा हूं आपको फिर कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो थोड़ा टाइम दे दो मुझे, ठीक है, थोड़ा टाइम दे दो। यहाँ पर क्या होगा, इनके पॉइंट्स अब लिखो, हर तरफ से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस पॉइंट को सामने से देख रहे हो तो क्या ये चीज ऐसी लाइन में दिखेगी 1, ये क्या हो जाएंगे मेरे 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। इनको पॉइंट के नाम और दे दो 1 2 3 4 5 6 7। ये हो गए मेरे फाइनली 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सब चीजें एक ही हैं, बस उनकी मैंने यहाँ पर प्रेजेंटेशन अलग अलग की है, ठीक है। माइंड में क्लियर हो गया होगा। अब चलो यहाँ पर फोर्स को लेते हुए, अभी तक हमने फोर्स कहाँ लगाई थी, अभी तक हमने फोर्स हमेशा कहाँ लगाई थी, सेंट्रोइड पर। अभी तक हमने फोर्स लगाई थी सेंट्रोइड पर। तो एसेंट्रिसिटी कितनी थी, 0। एसेंट्रिसिटी क्या होती है, याद करो चैप्टर 1 सॉरी। एसेंट्रिसिटी क्या होती है, जो मेरी सेंट्रोइड वाली लाइन ऑफ एक्शन है अगर उस पर फोर्स नहीं लग रही, उससे हटके लग रही है, तो सेंट्रोइडल वाली एक्सिस से फोर्स वाली एक्सिस की जो डिस्टेंस होती है दैट इज कॉल्ड एज द एसेंट्रिसिटी, ठीक है। तो एसेंट्रिसिटी हमारे पास ये है। यहां मैंने अब आपसे कहा कि भाई मुझे यहां फोर्स नहीं लगानी, मेरा मन नहीं है, क्योंकि मैंने आपको अगर रियल सेंस लेके चला, ठीक है, बेंडिंग का या किसी भी चीज का या बकलिंग का, यहाँ पर तो बकलिंग हो जाएगी क्योंकि कंप्रेसिव फोर्सेस है, ठीक है। तो यहां अगर बकलिंग का सेंस आ रहा है तो इसको हम कॉलम की स्टडी में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है,
ठीक है, कहाँ जा रहा है भाई? ठीक है, तो हमने फोर्स यहां ना लगाते हुए हमने फोर्स एक रियल फोर्स यहां लगाई, ऐसे कहीं ए, ऐसे कहीं। चलो मान लो हमने 6 तक ही लगाई, 6 पर लगाई ऐसे, ये ऐसे है ना। अभी इससे 6 से मुझे मतलब नहीं है, अभी सिर्फ और सिर्फ एसेंट्रिसिटी से मतलब है। तो ये मेरी एसेंट्रिसिटी होगी, मान लीजिए ऐसी, ये दिस इज द एसेंट्रिसिटी। सेंट्रोइडल एक्सिस से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स की जो हमारी ये डिस्टेंस होगी, दिस इज द एसेंट्रिसिटी। ये जो पी फोर्स है क्या होगा, अब जरा थोड़ा फील करना है इस चीज को। ये जो पी फोर्स है ये कर क्या रहा होगा इसमें, इसमें ये कर क्या रहा होगा, इसको मैं इस सेंस में दिखा सकता हूं, इस पॉइंट के अबाउट ये क्या कर रहा होगा। ये दोनों फिगर हैं तो एक ही, बट इसका इक्विवेलेंट फिगर बना रहा हूं, तो इक्विवेलेंट फिगर कैसा होगा, ये चीज जाएगी, ये कितना होगा मोमेंट, ये यहां पर मान लीजिए आर है, रेडियस कितनी है इसकी आर, डायमीटर कितना है डी, है ना। मैं अलग अलग फिगर ना बना के मैंने उसी का रिप्रेजेंटेशन इसमें दिखा दिया, तो यहां पर आंसर क्या होगा, ये जो मैंने दिखाया ऐसे करके, दिस विल बी दी पी आर, पी इंटू आर, या कुछ और, दिस विल बी दी पी इंटू ई, बहुत बढ़िया, दिस विल बी दी पी इंटू ई। क्यों, क्योंकि इसका इफेक्ट इक्विवेलेंट फिगर बना रहा हूं इसमें, इसका पी का इफेक्ट इस सेंट्रोइड पर कितना पड़ेगा, पी इंटू ई का। साथ ही एक चीज और आएगी, साथ ही एक चीज और आएगी, क्या आएगी बताइए जल्दी से, एक चीज और आएगी इस फिगर में, क्या आएगी जल्दी से, एक चीज और छूट गई है, दैट इज द पी, बहुत बढ़िया, दैट इज द पी। ठीक है, ये हमारे पास पी फोर्स जो है वो यहां पर भी तो ट्रांसमिट होगा ना, तभी तो एक कपल बनाया था, तो पी। बात क्लियर हो गई। तो हमारे पास इसका इफेक्ट एक्चुअल में कैसा दिखेगा, ये मतलब ये तो एक्चुअल फिगर है, इस एक्चुअल का इक्विवेलेंट क्या दिखेगा ये, है ना। अब ये चीज समझ में आ रही है, ये एक असेंट्रिक फोर्स क्या क्रिएट कर देती है, एक असेंट्रिक फोर्स क्या क्रिएट कर देती है, असेंट्रिक फोर्स। अगर लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन के बेसिस पर असेंट्रिक फोर्स है, मतलब एक्सियल फोर्स है, एक्सियल असेंट्रिक फोर्स है, यहां पर ये चीज और लिख दो, एक्सियल असेंट्रिक फोर्स क्या प्रोड्यूस करेगी, एक प्रोड्यूस करेगी पॉइंट फोर्स जो कि वो खुद है, और साथ ही एक प्रोड्यूस करेगी कपल, है ना, या कपल या फिर बेंडिंग मोमेंट। अगर हमारी बेंडिंग मोमेंट, अगर हमारी, ये मैंने आपसे पहले भी बोला हुआ है, अगर मेरी ट्रांसवर्स असेंट्रिक फोर्स होगी तो क्या प्रोड्यूस करेगी, अगर मेरी ट्रांसवर्स असेंट्रिक फोर्स होगी तो क्या प्रोड्यूस करेगी, कौन सा वाला मोमेंट, तो कौन सा वाला मोमेंट प्रोड्यूस होगा, जल्दी से बताइए, तो कौन सा वाला मोमेंट प्रोड्यूस होगा, दैट विल बी द ट्विस्टिंग मोमेंट, बहुत बढ़िया, दैट विल बी द ट्विस्टिंग मोमेंट। तो यहां पर एक्सियल असेंट्रिक फोर्स है, तो एक्सियल असेंट्रिक फोर्स क्या करेगी, यहां पर बेंडिंग मोमेंट क्रिएट कराएगी। ठीक है, अब ये जो फिगर बन के आ रहा है, इस फिगर में सोचिएगा हो क्या रहा होगा। पहले आप इस एक्सियल फोर्स के बारे में सोचेंगे, एक्सियल फोर्स जो है वो इस फिगर में क्या कर रही होगी, एक्सियल फोर्स जो है ये तो हो गया सामने से, ट्रांसवर्स फोर्स होती तो ऐसे दिखाता, ये सामने से फोर्सेस लग रही हैं इस पर ऐसे, मतलब ये ऐसे फोर्सेस लग रही। तो ये जो पी फोर्स है इसकी वजह से इस पर होगा क्या, हर एक पॉइंट पर याद करो, दिस इज द चैप्टर 2, दिस इज द चैप्टर 2 एंड दिस इज द चैप्टर 3, मैंने सारी चीजें आपको पहले समझा रखी हैं। दिस इज चैप्टर 2, अगर एक्सियल फोर्स लग रही है तो क्या होता है, हर एक पॉइंट पर स्ट्रेस कैसी आती है, हर एक पॉइंट पर स्ट्रेस कैसी आती है, ऐसी, यस और नो, हर एक पॉइंट पर स्ट्रेस ये आएगी, कोई दिक्कत नहीं, सेम मैग्नीट्यूड होगा, कितने का मैग्नीट्यूड होगा भाई, कितने का मैग्नीट्यूड होगा, ये जो मैग्नीट्यूड निकल के आ रहा है ये मैग्नीट्यूड होगा पी वाई ए का, पी वाई ए का, पी वाई ए होगा, दिस इज द सिग्मा ए, इसे मैं सिग्मा एक्सियल बोल सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज स्ट्रेस रिलेशन, एसेंट्रिसिटी स्ट्रेस रिलेशन की बात हो रही है। ठीक है, ये तो हो गया ये चीज। अब इसी फिगर को आप फिर से बना लो जरा, ये था और ये था, ठीक है, इस पर फिर से पॉइंट ले लो, यदि 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये तो हुआ सिर्फ और सिर्फ अभी एक्सियल फोर्स का हिसाब, कौन से का, चैप्टर 2 का हिसाब। अब एक चीज और बची है पीई, ये पीई क्या कर रही होगी, एक पॉइंट मोमेंट दे रही है, पॉइंट मोमेंट देगी तो इधर वाले पार्ट किस में जाएंगे, कंप्रेशन में या टेंशन में, आंसर दीजिए, इधर वाले पार्ट किस में जाएंगे, कंप्रेशन या टेंशन, जल्दी से आंसर दो, इधर वाले पार्ट किस में जाएंगे, टेंशन या कंप्रेशन, इस साइड से, इस साइड से इधर वाले, राइट बोल रहा हूं इन्हें और इन्हें बोल रहा हूं लेफ्ट, तो राइट वाले पॉइंट किस में जाएंगे, कंप्रेशन, बहुत बढ़िया।
अगर राइट वाले कंप्रेशन में जाएंगे तो फिगर आप ऐसी तो दिखाओगे ना नीचे की तरफ। अब याद करो चैप्टर 4, सॉरी ये 3 नहीं था 4, चैप्टर 4, इसमें आपने ये चीज पढ़ी थी, जब मोमेंट लग रहा होता है तो स्ट्रेस कैसी आती है, बेंडिंग स्ट्रेस। वो बेंडिंग स्ट्रेस कैसी होती है, लीनियर। आपने उसका फॉर्मूला भी डिराइव किया था EY/R। ठीक है, आपको याद होगा कि सिग्मा बी की वैल्यू किस पर डिपेंड करती थी, वाई पर। तो वाई जैसे जैसे चेंज हो रहा है, वाई मेरी क्या डायरेक्शन है, ये वाली। वाई मेरी क्या डायरेक्शन है, ये वाली। दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस, दिस इज आल्सो द न्यूट्रल एक्सिस और न्यूट्रल फाइबर। ठीक है, यहां पर जब ये बैंड होगा तो ये मेरे लिए क्या बन जाएगा, न्यूट्रल एक्सिस। दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस और न्यूट्रल फाइबर। क्लियर है, क्रॉस सेक्शन ये इसी के अबाउट तो ऐसे बैंड करेगा ना, इसके अबाउट ऐसे बैंड करेगा, यस और नो। ये चीज ऐसे दिख रही है ना, तो ये ऐसे बैंड कर रही है, मतलब इसके अबाउट ऐसे बैंड हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर जा रहा है कंप्रेशन, इधर जा रहा है टेंशन। तो ये जो कंप्रेशन और टेंशन जा रहा है यहां पर ऐसे दिखेगा, इसके अबाउट सोचो, यहां पर ऐसे दिखेगा। इधर की तरफ कंप्रेशन जाते हुए, इधर की तरफ कंप्रेशन, तो किसमें दिखाऊं मैं इसे, ऐसे। यहां सबसे ज्यादा वाई किसमें है, ये सेंटर है, ये सेंटर है। सबसे ज्यादा वाई क्या है, वाई मैक्स। वाई मैक्स कहां होगी, यहां पर। इसकी वैल्यू क्या होगी सबसे ज्यादा, यस और नो। ये चीज समझ में आई है नहीं, ये जल्दी से बताइए। वाई मैक्स मेरा सबसे ज्यादा होगा कंप्रेशन में, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, ऐसे ही 6 पर क्या होगा, थोड़ा कम। ऐसे ही 5 पर और कम। इस पर क्या होगा, 0। फिर यहां पर लगेगा टेंशन। ठीक है, फिर ये थोड़ा और ज्यादा, और ये फिर सबसे ज्यादा। तो इसको एक लाइन से खींच दें, ये हो जाएगी हमारी एक लाइन। ठीक है, ये लाइन बन के आ जाएगी कुछ ऐसी। ठीक है, बात समझ में आ रही है, ये लाइन कुछ बन के आ गई ऐसी। ठीक, ठीक है, ये लाइन बन के आ गई यहां पर, ये ऐसे। क्लियर हो गया। अब जरा सोचिएगा कि यहां पर ये चीज जो हो रही है और ये चीज हो रही है, वो साइमल्टेनियसली है या नहीं। ये सिग्मा बी है, सिग्मा बी कहां से निकाला आपने, M/Z से। ठीक है, सॉरी जेड नहीं बोलेंगे इसे, जेड तो सिर्फ और सिर्फ वाई मैक्स देगा। इसे क्या बोलेंगे, M/I/Y से। ठीक है, M/I/Y, वाई जैसे जैसे चेंज करोगे सिग्मा भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब ये बताइए ये कोई अलग अलग है क्या, नहीं। जब 7 पॉइंट यहां है तो 7 पॉइंट ये भी है, मतलब एक 7 पॉइंट अकेला है। आप जब इस पर बैठोगे तो आपको दोनों चीजें फील होंगी, दोनों चीजें कौन सी, ये वाली भी, ये वाली भी। तो इसका नेट फिगर बना लूं, यही इंपॉर्टेंट है बस, जो अब बनाने जा रहा हूं। प्लीज ध्यान देना, जो अब बनाने जा रहा हूं ना, अभी तक की स्टडी सब कुछ ठीक थी, बट जो अब बनाने जा रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है। क्या कि यहां पर आपने ये पहले से पॉइंट्स ले लिए ऐसे, ये पहले पॉइंट हो गए। इन पॉइंट्स को लिख लो पहले जरा जल्दी से। दिस इज द 1, दिस इज द 2, दिस इज द 3, दिस इज 4, 5, 6 एंड 7। ठीक है, अब जरा 7 पर सोचेगा, 7 पर क्या होगा, 7 पर ये प्लस ये मतलब कुछ ज्यादा आएगा ना। 7 पर ये प्लस ये मतलब कुछ ज्यादा आएगा। इसकी वैल्यू में किस कलर से ले लो, चलो एक ग्रीन से ले लो। ठीक है, इस पर 7 की वैल्यू क्या आएगी, ज्यादा आएगी, मतलब यहां पहुंची कहीं। ये 7 पर क्या हुआ, ये प्लस ये दोनों ऐड होके यहाँ आएगा। ऐसे ये भी और ये भी ऐड हो रहा है, मतलब थोड़ा कम होगा बट यहाँ पर आएगा। ऐसे ये प्लस ये 5 पर भी ऐड हो रहा है बट थोड़ा कम होगा, यहाँ पर आएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है। अब 4 पर बताइए, 4 पर क्या मेरा कोई कंप्रेशन होगा या नहीं होगा, 4 पर वैल्यू आएगी या नहीं आएगी, 4 पर आएगी वैल्यू या नहीं आएगी, 4 पर आएगी या नहीं आएगी, मतलब सेंटर पॉइंट पर मेरी वैल्यू आएगी या नहीं आएगी, कंप्रेशन या स्ट्रेस की आएगी। वेरी गुड। अगर यहां पर वैल्यू आएगी तो उसकी वैल्यू कितनी होगी ये और बता दो। ये जो वैल्यू मैंने लिखी है ये कितनी है मेरी, दिस इज द एब्सोल्यूट वैल्यू, और ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू है मेरी इसकी बराबर सिर्फ और सिर्फ P/A। क्यों, क्योंकि यहां पर मोमेंट की वजह से जो सिग्मा बी होती है वो 0 होती है। सो दैट विल बी द P/A। बहुत बढ़िया, दैट विल बी द P/A। अब एक बात बताइए, इस बॉडी में मेरी कहीं ना कहीं मैग्नीट्यूड में P/A के बराबर होगी वैल्यू। एग्जाम्पल के तौर पर मैं ये मान के चल रहा हूं, इसमें मैंने क्या माना यहां पर, ये समझिएगा। मैंने यहां पर ये माना सिग्मा बी मैक्सिमम इज ग्रेटर देन सिग्मा ए, मैंने ये मान लिया। इस कंडीशन में जो मैं जनरल कंडीशन लेके चल रहा हूं, दिस इज द जनरल कंडीशन। अभी मैं जो ये लेके चल रहा हूं, सिग्मा बी मैक्स कितना है, मान लीजिए 15। समझिएगा इस चीज को, ये 15 है। ठीक है, और ये वैल्यू है 5, ये वैल्यू मैक्सिमम 5, मतलब इसकी वैल्यू तो कांस्टेंट होगी, जबकि इसकी वैल्यू 15 यहाँ, 0 यहाँ और 15 यहाँ। फिर से मेरी बात समझ रहेगा, यहाँ पर मैं एक जनरल कंडीशन लेके चल रहा हूँ, सिग्मा बी मैक्स इज ग्रेटर देन सिग्मा ए, मतलब सिग्मा ए की वैल्यू इसके अंदर अंदर रहती है। तो यहाँ अगर ये 15 है तो ये वैल्यू कितनी होगी, 20, ये वैल्यू कितनी होगी, 20। ऐसे ये वैल्यू कितनी आएगी मेरी, 5, ये वैल्यू कितनी आ गई, 5 यहाँ पर। ठीक है, तो 5 और 20 तक तो ये वाली कंडीशन आ गई।
ठीक है, ये 15 + 5 था। बट एक कंडीशन ऐसी होगी ना इस डायरेक्शन में, जब ये 0 से 15 जाएगी तो ये 5 से क्या स्किप करके चली जाएगी क्या? 0 से 15 में 5 भी तो कहीं ना कहीं होगा ना। तो जब ये 5 की बात करोगे, जरा सेंस को समझो, यहां पर जरा सेंस को समझो, इसको आप थोड़ा सा हम, एक सेकेंड, हाँ पहले जरा इस सेंस को समझो, स्क्रीनशॉट बाद में ले लेना आराम से, पहले इसको पूरा बनने दो इसी उसके हिसाब से, रेशो के हिसाब से। देखो यहां पर क्या होगा कि ये वाला जो पॉइंट है, 3 पॉइंट है, उस 3 पॉइंट पर हो क्या रहा होगा, इस पर टेंशन भी, इस पर कंप्रेशन भी है, तो साथ ही एक टेंशन भी है। तो कंप्रेशन बढ़ा या टेंशन बढ़ा, उसी के हिसाब से आंसर आएगा। तो मैंने यहां पर क्या लिया कि मैंने 3 पॉइंट पर क्या मान लिया, जैसे कि ये 5 आया था, तो मान लीजिए एक काम करिए, यहां पर ये लाइन ऐसे बना लीजिएगा, ये लाइन यहां पर ऐसे बना लीजिए यहां से, ठीक, ये बन गई, ये बन गई लाइन यहां पर ऐसे। अब जरा सोचिएगा क्यों मैंने ऐसे लाइन बनाई है। 3 पर मैंने सोचा 3 पर जो ये 5 आ रहा है ना इधर की तरफ, इधर की तरफ मैंने 5 मान लिया, भाई 0 से ये 15 जा रहा है तो 5 ये हो गया, 10 ये हो गया, 15 ये हो गया, ऐसे मैंने मान लिया है ना, ये डायग्राम के हिसाब से 5 ये, तो 5 ये किसमें है, टेंशन में, 5 ये किसमें है, टेंशन में, जबकि 5 इस पर क्या लग रहा है, कंप्रेशन में, 5 इस पर, 3 पर क्या लग रहा है, कंप्रेशन में, जबकि 5 इस पर टेंशन में। इसका मतलब कंप्रेशन और टेंशन फाइनल होके क्या कर देगी, यहाँ 0, यहाँ क्या कर देगी 0, तो यहाँ पर हो गया 0। उसके बाद यहाँ 2 पर क्या होगा, 2 पर 10 का तो टेंशन है, 5 का कंप्रेशन, तो नेट कितना बचेगा, 5 का। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर सोचो, यहाँ पर 15 का टेंशन है 1 पर और 5 का कंप्रेशन है, तो ये वैल्यू कितनी बचेगी, 10। यस और नो, समझ में आ रहा है या नहीं फिगर, ये वाला फिगर समझ में आया। दिस इज द फाइनल शेप, दिस इज द फाइनल शेप फॉर द कंडीशन ऑफ सिग्मा बी मैक्स इज ग्रेटर देन सिग्मा ए। अगर सिग्मा बी मैक्स सिग्मा ए से बड़ी होगी तो फिगर हमारा ऐसा आएगा, सिग्मा बी मैक्स सिग्मा ए से बड़ी होगी तो फिगर हमारा ऐसा आएगा। यस और नो, समझ में आ गया, समझ में आ गया, ये फिगर हमारा जनरल फिगर हो गया। ठीक है, बात क्लियर है, ठीक, ओके। अगर ये चीज समझ में आ गई है तो अब क्या करना है, अब हमें वो कंडीशन चाहिए, कौन सी, जो मैंने शुरू में लिखी थी। क्या कंडीशन लिखी है, ध्यान से समझो, सच एज देयर इज नो टेंसाइल स्ट्रेस इन ए गिवन सेक्शन। यहां सेक्शन में टेंसाइल स्ट्रेस है या नहीं है। अब मेरे आउटकम को समझिएगा, पहले एक काम करो, मैं एक काम कर लेता हूं, यहाँ पर आपके स्क्रीनशॉट्स के हिसाब से मैं पहले चीजों को रीअरेंज कर दूंगा। एक तो ये फिगर हो गया, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ठीक है, डन। ठीक, अब क्या करना है, अब एक काम कर लेते हैं, इस वाले पार्ट को अलग ले लेते हैं। कौन से वाले पार्ट को, इतने पार्ट को, इतने पार्ट को, इसको मैं अलग भी ले लेता हूं। ठीक, कॉपी कर रहा हूं यहां से सिंपल, ठीक है, ये हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब हो गया क्लियर, इसका यहाँ पर स्क्रीनशॉट अभी आगे ले लेंगे, बट ये कंडीशन क्या है, समझिएगा जरा इस चीज को। ये कंडीशन हमारी क्या है, ये कंडीशन तब की है जब सिग्मा बी मैक्स इज ग्रेटर देन सिग्मा ए है। इफ, अब ये वाली बात समझिएगा, इफ यहां से आगे, if there is no tensile stress, if there is no tensile stress in the section, whole section, in the whole cross section, तो क्या होगा, इसका मीनिंग कि ये वाला जो पार्ट गया है ये जाना नहीं चाहिए। यहां पर भी क्या होनी चाहिए, कंप्रेशन, यहां पर भी क्या होनी चाहिए, कंप्रेशन, समझ में आ रहा है, यहां पर भी होनी चाहिए कंप्रेशन। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो यहाँ पर 0 दिखा है, सॉरी मैं यहां दिखा रहा हूं, ये गलत दिखा रहा हूं, मैं यहां दिखाना है कंबाइंड में अगर ये टेंशन जा रही है तो ये टेंशन नहीं होनी चाहिए, ये भी अभी कंप्रेशन होनी चाहिए। ये कब हो सकता है, सोच के बताइए कब हो सकता है, जब ये वाली चीज हमेशा इसके नीचे हो, मतलब ये फिगर कुछ ऐसा जाए, ये फिगर कुछ ऐसा जाए, ये सुन, ये फिगर मेरा कुछ ऐसा जाए, ये कंडीशन कब हो सकती है, ये कंडीशन कब हो सकती है, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जब मैं इस पर एक कंप्रेसिव एक्सटर्नल फोर्स लगाता था, जब मैं इस पर एक कंप्रेसिव एक्सटर्नल फोर्स लगाता हूं, तो उस कंप्रेसिव एक्सटर्नल फोर्स से हर एक पॉइंट हमारा कंप्रेशन में ही जाना चाहिए, टेंशन में ना जाए। तो वो मैक्सिमम असेंट्रिसिटी जहां तक मैं पी को लगाता हूं, उससे सिर्फ और सिर्फ कंप्रेशन क्रिएट हो, टेंशन ना हो। तो जरा इसको फील करो, जैसे जैसे आप
P को इधर की तरफ लेके आओगे वैसे वैसे पूरी बॉडी में कंप्रेशन होगा ना। टेंशन किसकी वजह से आया? टेंशन आया मोमेंट की वजह से। जितना ज्यादा यह मोमेंट क्रिएट करोगे उतना ज्यादा यहाँ की टेंसाइल स्ट्रेस बढ़ेगी। मेरी बातों को ध्यान से समझो मैं क्या बोल रहा हूं। जैसे जैसे यहाँ सेंट्रिसिटी बढ़ाओगे उतना ज्यादा मोमेंट होगा, उतना ज्यादा मोमेंट होगा तो उतनी ज्यादा सिग्मा बी होगी, उतनी ज्यादा सिग्मा बी होगी तो यहाँ की टेंशन की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। इसका मतलब पी के रेस्पेक्ट में जो स्ट्रेस आती पी अपॉन ए वो और सिग्मा बी के रेस्पेक्ट में जो आ रही है एम अपॉन आई इंटू वाई, उनका रिलेशन ही इंपॉर्टेंट है। अगर मेरी ये वाली वैल्यू ज्यादा हो गई मेरी पी वाई ए से तो क्या होगा? टेंसाइल आ ही जाएगा। तो क्या होगी हमारी वर्ज लिमिट, हमारी वर्ज कंडीशन क्या होगी, हमारी एक्सट्रीम कंडीशन क्या होगी कि मेरी वो वैल्यू ई की जिसके बेसिस पर ये जो मेरे पास पी अपॉन ए है ये बराबर हो किसके? सिग्मा बी के, सिग्मा बी के, जिससे कि मैं जितना यहाँ टेंसाइल प्रोड्यूस हो उतना ही इसकी वजह से कंप्रेसिव भी प्रोड्यूस हो। समझ रहे हो? जितना यहाँ टेंसाइल प्रोड्यूस हो, जितना यहाँ टेंसाइल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? मेरा लास्ट वाला पॉइंट। अगर इस लास्ट वाले पॉइंट पर आपने जीरो बना दिया, समझ रहे हो, इस लास्ट वाले पॉइंट पर आपने अगर स्ट्रेस का आउटकम जीरो बना दिया तो आंसर क्या हो जाएगा? मेरा फुलफिल कर जाएगा पूरी बॉडी के लिए। यहां बस जीरो बना दो। यहां जीरो बनाने के लिए आप क्या करोगे? ये जो यहाँ पर सिग्मा बी टेंसाइल है, ये जो यहाँ पर सिग्मा बी टेंसाइल है, ये शुड बी इक्वल टू क्या होनी चाहिए? सिग्मा ए कंप्रेसिव के। अगर ये आपने यहां बोल दिया तो आंसर सबके लिए क्या हो जाएगा? अब कंप्रेसिव, क्योंकि इसकी वैल्यू अगर इसके बराबर है तो यहां से अगला वाला पॉइंट ही तो ज्यादा देता ना, तो तब यहाँ टेंसाइल का सेंस बढ़ता। जबकि इससे पीछे वाला पॉइंट क्या है? सिग्मा टेंसाइल कम रख रहा है, इससे पीछे वाला और कम रख रहा है, क्योंकि बेंडिंग की वजह से तो स्ट्रेस आ रही है और ये होती है बेंडिंग वाली। जबकि ये सिग्मा ए तो हमारा हर जगह कांस्टेंट है, इसीलिए मैंने ये दो फिगर अलग अलग समझाया आपको कि हमारे माइंड में चीज चलती रहनी चाहिए। तो यहाँ पर सिग्मा बी, तो कंडीशन समझ में आ गई। यहाँ कंडीशन क्या होगी? सिग्मा बी टेंसाइल, यहाँ क्या होगी? सिग्मा बी टेंसाइल शुड बी इक्वल टू सिग्मा ए कंप्रेसिव, सिग्मा एक्सियल कंप्रेसिव, सिग्मा बी मतलब टेंसाइल। ठीक है, तो यहाँ सिग्मा बी टेंसाइल की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? जरा सोचो, यहाँ पर मोमेंट कितना है? P इंटू ई, P इंटू ई है कि नहीं? P इंटू ई मोमेंट इंटू वाई, वाई की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? dy2। भाई देखो ये गलती मत करना, सिग्मा बी टेंसाइल कहां पर है? ये है हमारा एक्सट्रीम फाइबर पर। दिस इज द एक्सट्रीम फाइबर, मतलब ये है मेरी मैक्सिमम, ये एक्सट्रीम फाइबर है। एक्सट्रीम फाइबर का मतलब हो गया वाई मैक्स। वाई मैक्स क्या है? dy2 अपॉन में आई, आई क्या होता है? पाई डी की पावर 4 वाई 64। देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पर चेंज हुई? पीई तो चलो मोमेंट था, dy2 हो गया एक्सट्रीम, है ना। और यहाँ है ये शेप, शेप कैसी है मेरी? सॉलिड है, सर्कुलर है, पाई डी की पावर 4 बाई 64। अगर इसको मैं सीधा यहाँ पर अभी पहले टर्मिनोलॉजी से लिखूं तो टर्मिनोलॉजी में क्या हो जाएगा? m, ठीक है, m इंटू वाई मैक्स अपॉन में आई एन ए, ये हो गई टर्मिनोलॉजी, इक्वल टू पी अपॉन में एरिया। ये टर्मिनोलॉजी हो गई। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कौन सी कंडीशन है। अभी मैंने क्या लिया है? सिलेंड्रिकल, सॉलिड सिलेंड्रिकल शेप। तो सॉलिड सिलेंड्रिकल शेप में m की वैल्यू क्या है? m की वैल्यू सिलेंडर पर डिपेंड करेगी क्या? नहीं, ये किस पर डिपेंड करती है? p, फोर्स कहां लग रहा है, एसेंट्रिसिटी कितनी है, तो ये डिपेंड कर रही है p इंटू ई। हमें निकालनी है क्वेश्चन में एसेंट्रिसिटी। इसका मतलब जो भी मैं शेप दूंगा, अभी मैंने सर्कुलर दिए, अभी मैं आपको रेक्टेंगुलर भी दूंगा, अभी फिर होलो सर्कुलर भी दूंगा, तो उसमें भी आपको ई निकालना होगा। तो P इंटू ई, P इंटू ई तो एक्सटर्नली डिपेंड कर रहा है, जितना फोर्स लगा रहे हो कितनी दूरी पर लगा रहे हो सेंट्रोइड से। तो P इंटू ई इंटू वाई मैक्स किस पे डिपेंड करेगा? शेप पर। शेप के हिसाब से वाई मैक्स यहाँ कितना है? dy2 अपॉन में आई एन ए किस पर डिपेंड करेगा? शेप पर। इसकी वैल्यू क्या है? सर्कुलर है तो पाई डी की पावर 4 बाई 64 इक्वल टू P क्या है? एक्सटर्नल फोर्स है। जबकि एरिया किस पर डिपेंड करेगा? शेप पर, पाई डी स्क्वायर बाई 2, सॉरी 4, पाई डी स्क्वायर बाई 4। ठीक है, तो ये चीज हो गई। कैंसिल करो जो जो चीजें कट रही हैं, डी की पावर 4 से 2, सॉरी 2 टाइम कट गया, ये 4 से कितना कट जाएगा? ये हो जाएगा 16 टाइम। ये कितना कटेगा? 2 से 8 टाइम। तो आंसर क्या आ जाएगा? P से P कैंसिल, क्या बचेगा? E इक्वल टू, ये 8 है तो कहां पहुंचेगा भाई? ये कहां कहां पहुंचा दिया मैंने ये, ठीक है, ये कहां पहुंचा दिया भाई मैंने? ध्यान से समझो क्या आंसर आ जाएगा? E इक्वल टू dy8 आएगा। अब देखो कहां पहुंचा दिया मैंने ये, E इक्वल टू dy8, dy8 निकल रहा है।
कि 8d क्यों लग रहा है मुझे? हाँ तो ठीक तो है यार, यहाँ 2 है ना भाई, यहाँ 2 है तो dy 8, d इधर पहुंचा 8 नीचे पहुंचा, dy 8 क्लियर है? ठीक है हाँ, E इक्वल टू dy 8। ठीक, तो E इक्वल टू dy 8, इसका मीनिंग क्या हुआ? अब इसके मीनिंग को समझो जो मैं लास्ट में बताना चाह रहा हूँ, जो मैं अब यहाँ बताना चाह रहा हूँ, इसके मीनिंग को समझो इसमें, कि यहाँ पर वो मैक्सिमम एसेंट्रिसिटी जो E इक्वल टू dy 8 निकला है, वो मैक्सिमम एसेंट्रिसिटी जहां तक आप इसके अंदर, ये चीज दिख रही है, मान लीजिए ये एसेंट्रिसिटी है यहां तक, तो इसके अंदर अंदर, इसके अंदर अंदर आप, ये वाला तो क्रॉस सेक्शन है, मतलब फोर्स ऐसे लेके आ रहे हो, इसके अंदर अंदर आप कहीं पर भी फोर्स लगा दो, आप इसके अंदर अंदर कहीं पर भी फोर्स लगा दो, यहां लगा दो, तो अभी पूरी बॉडी में टेंशन सेंस नहीं आएगा, तो अभी पूरी बॉडी में टेंशन सेंस नहीं आएगा। किसके अबाउट? इस प्लेन के अबाउट। प्लीज प्लीज समझिएगा, इस प्लेन के अबाउट टेंशन नहीं आएगा, मतलब कौन से वाले प्लेन? वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, इस प्लेन के अबाउट, क्योंकि प्रिंसिपल स्ट्रेसेस भी आपने समझी है, अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होती हैं, तो अभी डायरेक्शन कौन सी है हमारी? हॉरिजॉन्टल वाली। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन के अबाउट यहां पर जब आप फोर्स लगा रहे हो तो हर जगह क्या है? कंप्रेशन सेंस आएगा, टेंशन सेंस नहीं आएगा। ठीक है, अगर आप इस ये जो आपके पास एरिया बना है, इस एरिया से बाहर कहीं फोर्स लगाते हो, मान लीजिए आपने यहां पर फोर्स लगा दी ऐसे परपेंडिकुलर, ये इसका मतलब आपने फोर्स लगा दी यहां कहीं ऐसे, ये P, तो अब टेंशन प्रोड्यूस होगी इस बॉडी में कहीं ना कहीं। कैसे पता लगेगा? इस चीज से कहीं ना कहीं टेंशन प्रोड्यूस जरूर होगी, अगर ये आपने E से ज्यादा पर लगा दिया। तो ये जो E की वैल्यू यहां पर आई है, ये जो E की वैल्यू यहां पर आई है, दिस इज द dy 8। ठीक है, इसी के हिसाब से अगर मैं 2E को लेके चलूं तो 2E कितना हो गया? dy 4। ये क्या हो गया मेरा? 2E, दिस इज द dy 4। ठीक है, तो यहां से हम इसी कंडीशन को कहते हैं सर्कुलर में, इसी चीज को हम कहते हैं कोर। कोर, ठीक है, कोर क्या होता है? कोर होता है 2E, जो कि है यहाँ पर dy 4। कोर क्या है हमारा? 2E, जिसे बोलते हैं dy 4। कोर क्या हो गया? 2E। 2E का कोर है जिसको बोलेंगे dy 4। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज दी 1/4 मिडिल रूल। 1/4 मिडिल रूल, दिस इज द 1/4 मिडिल रूल। समझ में आ गया? दिस इज द 1/4 मिडिल रूल, मतलब 1/4 कहां से आया? इसके बेसिस पर dy 4। तो d तो टोटल था, dy 4 का अगर ये सर्कुलर एरिया हम लेके चले सर्कुलर के सेंस में, क्योंकि सर्कुलर के सेंस में क्यों? ये वाली स्टडी इसके लिए भी वैलिड है, इसके लिए भी वैलिड है, इसके लिए वैलिड है, कि सर्कुलर में आई जो होती है वो सेम होती है ना, पाई d की पावर 4/64। इसका मतलब क्या होगा? ये हर चीज के लिए वैलिड है, तो एक सर्कुलर शेप निकल के आ रही है। तो सर्कुलर शेप के अंदर अंदर अगर किसी पॉइंट पर आप फोर्स लगाते हो तो पूरी बॉडी कंप्रेशन में रहती है, टेंशन में नहीं जाती। बट इसके बाहर, अगर कोर के बाहर अगर आप फोर्स लगाओगे किसी पॉइंट पर, तो बॉडी में क्या आ जाएगा? टेंशन। समझ में आ गया या नहीं? बताइए। शेप अपने माइंड में क्या लेके चलोगे? ये वाली, ये हमेशा याद रखना, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट होता है आपके डैम्स में भी। आपको डैम्स में भी इन चीजों को लेके चलना होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से। ऐसे यहाँ पर डैम्स में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ के हिसाब से चीजों को लेके चलना होता है, कहां पर टेंशन कंप्रेशन दोनों का सम आ रहा है। ठीक है, तो वो चीजें देखनी है। स्प्रिंग में ये चीजें अभी हम देखेंगे ही आगे। ठीक है, यहां तक फाइनल, यहां तक फाइनल। ठीक है, चले फिर आगे। ये वाला यहाँ एसेंट्रिसिटी वाला पार्ट हो गया। अब एक क्वेश्चन आप करो, अब एक क्वेश्चन जल्दी से आप करो, आलस को हटाओ और जल्दी से क्वेश्चन करो। क्या कि यहां पर अगर मैं आपसे कहता हूं एक स्क्वायर, सॉरी रेक्टेंगुलर सेक्शन ऐसे, अब रेक्टेंगुलर सेक्शन लो ऐसे, इस रेक्टेंगुलर सेक्शन का मुझे कोर समझाओ कितना होगा? इस रेक्टेंगुलर सेक्शन का कोर क्या होगा? पहले ये चीज भी याद रखना, इसमें दो चीजें होती हैं, एक I/Y, एक IXX। ठीक है, तो आपको क्या करना है? यहाँ पर कोई फोर्स लग रहा है, मान लीजिए पहले XX वाली पर ऐसे, दिस इज द P फोर्स। ये जो P फोर्स है, पहले XX के अबाउट देखो, तो XX पर देखोगे सो YY के अबाउट लोगे। यहाँ अगर मैं P फोर्स ऐसे दिखा रहा हूँ, समझो इस चीज को, P फोर्स में इस लाइन पर दिखा रहा हूँ, इस वाली लाइन पर, मतलब ऐसे दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर मोमेंट किसके अबाउट लिया जाएगा? YY के, XX के? पहले मुझे ये बताओ, XX पर फोर्स लग रहा है, मोमेंट किसके अबाउट लिया जाएगा? मोमेंट किसके अबाउट लिया जाएगा? अगर इस कंडीशन की बात करूं तो YY के अबाउट। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या लेके चलना होगा? फिर से वही कहानी मैं आपको फिर से नहीं समझा रहा। क्या कि P अगर ऐसे लगेगा तो दो चीजें आएंगी, P, E, P और P गुणा E। ये P ऐसे लग जाएगा तो ये क्या होगा? ये मेरा आर्बिट्ररी फोर्स है ऐसे, मतलब मैंने इक्विवेलेंट फिगर ऐसे बन जाएगा। ठीक है, ये इक्विवेलेंट फिगर का फिगर है भाई, गलती मत कर देना कि P ऐसे लग गया और PE ऐसे लग गया। तो मैंने दो फिगर ना बना के एक फिगर में ही दोनों चीजें दिखा दी।
पी या तो ये दिखाओ अलग कलर से या फिर ये इसका इक्विवेलेंट, दिस इज द इक्विवेलेंट, दिस इज द इक्विवेलेंट, तब ये गायब हो गया, तब ये वाला पी जो दिखाया हुआ ये गायब हो गया अगर ये दोनों दिखाया। अब फिर यही कहानी मेरी वजह से सर्कुलर में समझाया, वैसे लेके चलो 1 2 3 4 5 6 7 करके पॉइंट लेके चलोगे, आपके पास फाइनल आंसर फिर से क्या होगा कि इस डायरेक्शन में मेरा जो पी टेंसाइल लग रहा है, मतलब सिग्मा जो टेंसाइल प्रोड्यूस होगी वो यहाँ पर सिग्मा कंप्रेसिव के बराबर हो लास्ट वाले पॉइंट पर। तो फिर से वही वाली कहानी लिख देंगे क्या कि सिग्मा बी टेंसाइल कहां पर, सिग्मा बी टेंसाइल कहां पर, एक्सट्रीम फाइबर पर, एक्सट्रीम फाइबर पर, किसके अबाउट, इस वाई वाई के अबाउट, वाई वाई के अबाउट एक्सट्रीम फाइबर कौन सा होगा, ये डिस्टेंस है मान लीजिए बी, ठीक है, और ये डिस्टेंस है मान लीजिए डी, ऐसे, ठीक है। तो बी है, इसका मतलब ये एक्सट्रीम फाइबर कितने पर होगा, बी वाई टू पर, ये एक्सट्रीम फाइबर कितने पर होगा, बी वाई टू, मतलब वाई, ये वाई वाई के अबाउट है, इसका मतलब ये क्या हो गया मेरा एक्स वाई टू, मतलब बी वाई टू, ठीक है। तो एक्सट्रीम फाइबर इक्वल टू क्या होना चाहिए, पी सिग्मा ए, सिग्मा ए, ठीक है, सिग्मा ए मतलब एक्सियल, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा, सिग्मा बी टेंसाइल, ये क्या है मेरी कंप्रेसिव, ये है कंप्रेसिव, ये है टेंसाइल, तो सिग्मा बी टेंसाइल कितनी हो जाएगी, फिर से वही कहानी, m इंटू वाई मैक्स अपॉन में आई एन ए अपॉन इक्वल टू पी अपॉन ए। मैंने कहा ना हमेशा ये चीज रखना है, उसके बाद में जो कंडीशन है वो पुट कर देनी है। m की वैल्यू क्या हो जाएगी, p इंटू ई इंटू वाई मैक्स कितना होगा, बी वाई टू अपॉन आई एन ए कितना होगा, भाई ये बी वाई टू का फाइबर लोगे तो यहाँ पर ऑब्वियस है आई आप कौन सी ले रहे हो, वाई वाई, तो इसको हम क्या बोल देंगे यहाँ पर आई वाई वाई, ठीक है। यहाँ इसके हिसाब से क्या होगा, आई एन ए बराबर होगा आई वाई वाई, सीधी वैल्यू पुट कर रहा हूँ, आई वाई वाई की वैल्यू क्या होगी, जो वाई वाई है जिसको कट कर रहा है उसका क्यूब, मतलब डी बी क्यूब, मतलब क्या होगा डी बी क्यूब बाई 12, ठीक है। यहाँ सॉरी मैं क्या लिख रहा हूँ, बोल क्या रहा हूँ, लिख क्या रहा हूँ, ध्यान से समझो, ये क्या हो जाएगा मेरा, भाई जिस पर वाई वाई कट रहा है उसका क्यूब है ना, तो डी बी क्यूब वाई 12 इक्वल टू पी अपॉन एरिया कितना होगा, बी डी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से क्या करो, ई की वैल्यू बताओ कितनी आ गई, ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी से पी काट दो, ठीक है, ये 6 टाइम कट गया, 6 ऊपर पहुंचा, डी से ये डी काट दो, बी से एक पावर कट गई, ठीक है, इस वाली बी से एक और पावर कट गई, क्या बचा, इक्वल टू बी वाई 6, इक्वल टू आ गया बी वाई 6, ये एसेंट्रिसिटी है बी वाई 6 इस वाले लाइन में, ठीक है। ये चीज यहां तक समझ में आ गई है, इसको थोड़ा सा साइड कर दो, ये यहां तक समझ में आ गई। ऐसे ही अब सिमिलरली ये किसके लिए था, ये था अबाउट वाई वाई, ये था अबाउट वाई वाई, अब लेके चल रहा हूं मैं अबाउट एक्स एक्स, अबाउट एक्स एक्स, अबाउट एक्स एक्स मतलब एक्स एक्स के अबाउट, मतलब फोर्स कहां लग रहा होगा, सोचिएगा फोर्स कहां लग रहा होगा इसमें, फोर्स कहां लग रहा होगा इसमें, अगर फोर्स यहां लग रहा हो ऐसे, दिस इज द पी, है ना। ये अब प्लीज यार मैं अलग अलग फिगर नहीं बना रहा हूं, आप अपने नोट्स में अलग अलग फिगर बना लेना, एक बार पी ऐसे दिखाना, दूसरे फिगर में पी ऐसे दिखाना, अलग अलग फिगर बनाना, ये मैं तो अपना कलर यूज कर लेता हूं अलग अलग, ठीक है। तो पी फोर्स अगर ऐसे लग रहा है तो एक्स एक्स के अबाउट ही तो मूवमेंट में जाएगा, एक्स एक्स के अबाउट मूवमेंट में जाएगा, 3D में दिख रहा है ना, ये फाइबर कुछ ऐसे कटेंगे तो एक्स एक्स के अबाउट मूवमेंट में जाएंगे। यहाँ पर एक्सट्रीम कौन सा होगा, यहाँ देखिएगा इस फिगर में कौन सा वाला एक्सट्रीम दिखेगा, ये लास्ट वाला, जिस पर क्या होगा टेंशन वाला सेंस दिखेगा मुझे, ठीक है। यार प्लीज इन चीजों को थोड़ा फोकस करो, मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, आप वीडियो से इन चीजों को देख सकते हो, ठीक है। मैं इस चीज को अभी हटा देता हूँ, फिर बाद में बना दूंगा, ये हटा दूं, ये सब हटा दूं अभी फिलहाल के लिए। अब मुझे बस आंसर दो आप, वैसे आपको स्क्रीनशॉट दिलवा देता मैं इसका, चलो कोई नहीं, यहाँ पर मुझे आंसर दो, इस पी की वजह से यहाँ पर क्या होगा, टेंसाइल आएगा ऐसे, ये हो गया सिग्मा बी टेंसाइल कौन सा वाला, मैक्सिमम वाला, ठीक है, मैक्सिमम वाला। और यहाँ इस पी की वजह से एक चीज और होगी, और हो रही होगी, वो क्या होगी यहाँ पर, वो होगी सिग्मा ए, जो कि होगी कंप्रेसिव हर एक पॉइंट पर, ये समझ रहे हो, ये पॉइंट है हमारे 1 2 3 4 5 6 इस तरह से जा रहे हैं, तो यहाँ सिग्मा बी ऊपर की तरफ, सिग्मा ए नीचे की तरफ, तो इसका फॉर्मूला यहाँ जाएगा अबाउट एक्स एक्स, अबाउट एक्स एक्स फिर से वही पुराना फॉर्मूला, क्या, सिग्मा बी टेंसाइल, सिग्मा बी टेंसाइल कहां पर, एक्सट्रीम फाइबर पर, एक्सट्रीम फाइबर पर इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा ए कंप्रेसिव उसी फाइबर पर, ठीक है। तो एक्सट्रीम फाइबर के हिसाब से यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, फिर से वही m इंटू वाई मैक्स अपॉन में आई एन ए, ठीक है, इक्वल टू पी अपॉन ए, बस यहाँ आई एन ए, यहाँ पर क्या है, आई एन ए है हमारा यहाँ पर आई एक्स एक्स, ठीक है। तो ये वैल्यू रख दो, p इंटू ई इंटू वाई मैक्स कितना है, अब वाई मैक्स बताइए कितना होगा, अगर फिगर समझ में आ रहा है तो वाई मैक्स बताओ कितना होगा,
वाई मैक्स डी वाई टू, बहुत बढ़िया, क्योंकि यहाँ डी है, यहाँ डी है तो उसका ये वाला पार्ट ही होगा ना डी वाई टू, है ना, तो हम डी वाई टू लेके चलेंगे। तो यहाँ हो जाएगा डी वाई टू अपॉन में आई एन ए कितना हो जाएगा आई एक्स एक्स, मतलब एक्स एक्स जिसको कट कर रहा है उसका क्यूब, तो डी का क्यूब मतलब बी डी क्यूब वाई 12 इक्वल टू पी अपॉन एरिया कितना है फिर से बी डी। तो यहाँ से जब इन चीजों को कट करोगे तो ई की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर ई की वैल्यू आ जाएगी डी वाई सिक्स, डी वाई सिक्स। तो यहाँ अब जो फाइनल फिगर बन के आ रहा है वो देखो, क्रॉस सेक्शन जो ये चीज दिख रही है आपको, ठीक है। अब मैं जो है सीधा आउटकम बता रहा हूं, इसके पूरे डेरिवेशन पर आपको जाने की जरूरत नहीं, जितना कर दिया उतना काफी है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जा रहा है ई वाई सिक्स मैक्सिमम, ये क्या है मेरा, सॉरी बी वाई सिक्स मैक्सिमम, ये जो चीज है ये क्या है मेरी बी वाई सिक्स मैक्सिमम, ठीक है, बी वाई सिक्स। ऐसे ही इस डायरेक्शन में क्या आ रही है मेरी, ये वाली जो आ रही है ये मैक्सिमम कितनी आ रही है मेरी डी वाई सिक्स, ऐसे ही ये चीज आ रही है डी वाई सिक्स। तो क्या होता है इस चीज को जब हम कैलकुलेट करके देखते हैं तो हमारे पास ये जो सेक्शन है यहां से ऐसे, यहां से ऐसे, यहां से ऐसे और यहां से ऐसे, ये सेक्शन मेरा कोर कहलाता है, ये वाला सेक्शन। इसको जरा मैं यहाँ पर सामने से दिखा दूं, इस सेक्शन को यहाँ पर मैं सामने से दिखा देता हूँ, सामने से इन द सेंस कैसे, ये ऐसे, सॉरी ऊपर से दिखाइएगा इस सेक्शन को, कैसा दिखेगा ये, सॉरी ये ऐसा दिखेगा कुछ, ठीक। इसे मैं, इसका एक टॉप व्यू है, ये क्या है मेरा टॉप व्यू, दिस इज द टॉप व्यू। टॉप व्यू में क्या दिखेगा आपको, ये देखो आप जरा, टॉप व्यू में दिखेगा दिस इज द एक्स एक्स, दिस इज द वाई वाई, पी कहीं यहां लग रहा था ऐसे जो दिखा रखा है, पी कहीं यहां लग रहा था ऐसे, ये अलग अलग फोर्सेस हैं, ठीक है, एक साथ मत दिखाना। अगर ये चीजें ऐसे दिख रही हैं तो क्या होगा यहां पर, क्योंकि अगर आप ऐसे लेके जाओगे, अगर यहाँ सेक्शन पर फोर्स यहां कहीं लगा दें तो चीजें ऐसे जाएंगी, तो यहां पर क्या आता है हमेशा एक जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पर एक लीनियर रिलेशन को देगी। वो लीनियर रिलेशन क्या होगा, इस डायरेक्शन में कितना होगा, ये होगा मेरा डी वाई सिक्स, इस डायरेक्शन में ये होगा मेरा डी वाई सिक्स, ठीक है। तो मैं सीधा फोर्स को हटा के अभी सीधा मैं फिगर दिखा रहा हूं, ठीक है, सीधा मैं फिगर दिखा रहा हूं। यहाँ पर क्या हो जाएगा ये, एक सेकंड रुकिएगा बस, ठीक है, ये डी वाई सिक्स हो गया, इधर ये वाली चीज क्या हो गई बी वाई सिक्स, इधर ये चीज हो गई बी वाई सिक्स। तो इससे आगे नहीं जा सकता, तो इसका फाइनल फिगर ये बन के आता है, फाइनल फिगर ये बन के आता है ऐसे 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 और ऐसे। मतलब इन सब पॉइंट्स को अगर अंदर अंदर को हम मिला दें तो ये बनता है मेरा कोर। अगर मैं फोर्स इसके एरिया के अंदर लगाता हूं तो पूरी बॉडी में कहीं पर भी टेंशन नहीं होगा, बट अगर इसके बाहर मैंने थोड़ा सा फोर्स यहां भी लगा दिया ना तो भी क्या होगा, टेंशन क्रिएट हो जाएगा। तो ये कहलाता है मेरा कोर, ये कहलाता है मेरा कोर। इसमें कोर क्या होगा, कोर होगा 2e, बट 2e किस डायरेक्शन में, एक होगा डी वाई सिक्स प्लस बी वाई सिक्स मतलब बी वाई थ्री, और एक होगा इधर की साइड में डी वाई थ्री। तो इसी को हम थ्री के सेंस में, जो 2e होगा वो बी वाई थ्री एंड डी वाई थ्री होगा, इसी के सेंस में इसको हम बोल देते हैं 1/3 मिडिल रूल, 1/3 मिडिल रूल। तो अब आप याद रखेंगे 1/3 मिडिल रूल किसमें रखता है, रेक्टेंगुलर शेप में, 1/4 मिडिल रूल किसमें रखता है, सर्कुलर शेप में, ठीक है। दिस इज द 1/3 मिडिल रूल, ठीक है। कि अगर हम मिडिल में इतने वाले एरिया के अंदर अगर कंप्रेसिव फोर्स लगाते हैं तो पूरे बॉडी में टेंसाइल कहीं प्रोड्यूस नहीं करता, बट अगर हम यहां से थोड़ा सा भी इधर को अगर कंप्रेसिव फोर्स लगा दें तो टेंसाइल बॉडी में आ जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि हमें कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर में सिर्फ और सिर्फ कंप्रेसिव के ऊपर डिजाइन करना होता है, मतलब कंक्रीट ही हमने यूज कर रखी होती है, ठीक है। अगर वो टेंसाइल में फेल कर रहा है तो हम कोशिश ये करेंगे कि पूरी बॉडी में कंप्रेशन ही हो, टेंसाइल कहीं प्रोड्यूस ही ना हो। मतलब फोर्सेस हमारे कहां लगने चाहिए, इस वाले क्रॉस सेक्शन के अंदर अंदर, इस वाले कोर के अंदर अंदर फोर्स लगना चाहिए, जिससे कि पूरी बॉडी में टेंसाइल प्रोड्यूस ना हो, तो हमें वहां स्टील का यूज ना करना पड़े, ठीक है। सिर्फ कंक्रीट ही वहां पर काम कर जाए, ठीक, समझ में आ गया, ठीक है। दिस इज द 1/3 मिडिल रूल। अब एक नेक्स्ट चीज है, ये हुआ हमारा थ्योरी ऑफ कॉलम चैप्टर कंप्लीट। आपको मैं एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं, अब आप उम्मीद है इस क्वेश्चन को खुद से करोगे तो समझ में आएगा। यहाँ पर ये कुछ नया नहीं है, ये भी सेम चीज है, और इसमें प्लीज आप ऐसे मत सोचना कि ये वाली चीज फिर से, मैंने आपसे अभी बोला था, ये वाली चीज ऐसे नहीं है कि होलो है तो यहाँ पर होलो ही रहेगा, मतलब फोर्स कहीं हवा में लग जाएगा, नहीं। आप क्या करोगे, यहाँ पर अपने माइंड में क्या लेके चलते हैं, एक ऐसे थिन प्लेट लेके चलते हैं, है ना, ऐसे, ठीक। तो मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, इस होलो सर्कुलर सेक्शन के लिए
मुझे कोर की वैल्यू बताइए, कोर मतलब 2e की वैल्यू बताइए। इस होलो सर्कुलर सेक्शन के लिए, सिलेंड्रिकल सेक्शन के लिए मैं कोर कितना मानूंगा जिसके बाहर अगर फोर्स लगाऊं तो इस बॉडी में टेंशन प्रोड्यूस हो जाएगा, इस बॉडी में टेंशन प्रोड्यूस हो जाएगा। इसको सोल्व करना, मैं यहाँ पर डायमीटर्स दे रहा हूं, दिस इज द डी कैपिटल एंड दिस इज द स्मॉल डी बस, और बाकी सारी चीजें खुद से सोल्व करना। कैपिटल डी एंड स्मॉल डी, अब आंसर देना मुझे 2e का। ये आंसर मुझे आप कल दे दीजिएगा, ठीक है। अभी के लिए यहीं पर क्लास को रोक रहे हैं। यहाँ पर थ्योरी ऑफ कॉलम हमारा कंप्लीट हो गया, टीओसी हमारा कंप्लीट हो गया, साथ ही एसेंट्रिसिटी वाला कॉन्सेप्ट भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। एसेंट्रिसिटी भी ठीक है, कल ही अब हो पाएगा स्प्रिंग, क्योंकि स्टार्ट करेंगे स्प्रिंग तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा आज, ठीक है। इसीलिए मैं अब स्प्रिंग को कल से ही स्टार्ट कराऊंगा, ठीक है। तो कल हम स्प्रिंग कर लेंगे, अगर टाइम बचेगा तो प्रेशर वेसल शुरू कर लेंगे, ठीक है। क्लियर, आज के लिए इतना ही रखते हैं, कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए।